So, welcome all of you. Today is our topic the fundamental rights of citizen. नागरिकों के मूल अधिकार. आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मूल अधिकार हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है और इनका क्या यूज है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट देखेंगे द इंग्लैंड्स बिल ऑफ राइट्स 1689 में. देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जो लोगों को अधिकार देने की बात थी और जो कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, वो इंग्लैंड इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे ना हमारे यहाँ पे, उन्हीं ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स सिटीजनों को प्रोवाइड किए थे 1689 में. इसको कहा गया था इंग्लैंड का बिल्स ऑफ राइट्स. तो यहाँ पे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे कि वो मौलिक अधिकार किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट द्वारा उनको नहीं लिया जा सकता, ना छीना जा सकता, ना उनका वायलेशन किया जा सकता. इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स का आया था बिल ऑफ राइट्स 25 सितंबर 1789 में और फाइनली ये इफेक्टिव हुआ था 15 दिसंबर 1791 में. तो सबसे फर्स्ट इंग्लैंड ने अपने सिटीजनों को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे, कुछ मौलिक अधिकार दिए थे, मूलभूत अधिकार जिसको कहते हैं. उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स का आया था बिल ऑफ राइट्स, मतलब एक अधिकार देने की और एक कह सकते हैं मूल अधिकार जो उनके होते हैं उनको देने की एक शुरुआत थी कि कहाँ से शुरुआत हुई है. उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने दिए थे. फिर फ्रांस का आया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन क्रिएटेड 1789. ये 1789 में क्रिएट हुआ था और फाइनली ये जो रेटिफाई हुआ था, मतलब लागू हो गया था, इंप्लीमेंट इसको कर दिया था 26 अगस्त 1789 में. और बस यहीं से शुरुआत हो गई थी. फ्रांस से ही एक तरह से कह सकते हैं फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की क्रांति से ही पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक राइट्स को लेकर डिमांड शुरू हो गई थी कि अब हर नागरिकों को, हर सिटीजन को उनके मूल अधिकार चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट्स चाहिए. और इसके बाद ये सीरीज चलती गई थी कि अलग अलग कंट्रियों में इस तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे. नेक्स्ट देखिए, यहां ये समझना है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. मतलब कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है. हाँ, कुछ कंडीशनों में मतलब एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है. मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन में किसी भी तरह से गवर्नमेंट उसका वायलेशन नहीं कर सकती है. ये आगे मैं पूरा इस पर डिस्कस करूंगा. तो कह सकते हैं कि परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, एकदम भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट उसको छीन सकती है. मतलब गवर्नमेंट नॉर्मल कंडीशन में उनका वायलेशन नहीं कर सकती है. अंडर नॉर्मल कंडीशन कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट देखिए छीन तो नहीं सकती, उसको अगर कहें तो डीएक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि वह एक्टिवेट तो रहेंगे लेकिन उनको हम डीएक्टिवेट ही कहेंगे कि कुछ कंडीशनों में गवर्नमेंट उन फंडामेंटल राइट्सों को डीएक्टिवेट कर सकती है, हमसे ले सकती है. इसलिए देखिए कहीं ना कहीं इसलिए ये कहा जाता है कि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट होते तो कुछ कंडीशनों में भी गवर्नमेंट इनका वायलेशन नहीं कर सकती, कुछ कंडीशनों में भी गवर्नमेंट नहीं ले सकती उनको. ठीक है, इसलिए कुछ कंडीशनों के कारण इनको हम कहेंगे कि आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड और दीज आर नॉट परमानेंट. इस पे आगे और डिस्क्राइब होगा, ये देखते हैं. अब व्हाट्स फंडामेंटल राइट्स? द फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन, यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन मेंशन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड विच आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमको इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं और ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 में. ठीक है ना, थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के सेक्शन 3 में यह लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो नागरिकों को दिए गए हैं. और कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, वो अंडर नॉर्मल कंडीशन में इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती, लिमिटेड भी नहीं कर सकती और ना वायलेशन कर सकती है. वही फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इनको अगर गवर्नमेंट लिमिटेड करने की कोशिश करती है, अगर छीनने की कोशिश करती है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट ही गवर्नमेंट पे पूरी तरह से नजर रखता है कि अगर गवर्नमेंट के किसी वर्ग से किसी भी नागरिक का किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को या तो रद्द कर सकता है गवर्नमेंट के, या उसको उस लिमिट तक कह सकते हैं कम कर सकता है जहां तक
लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। तो यही फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट या थर्ड सेक्शन में दिए हुए और लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन में उनको लिमिटेड नहीं कर सकती, और अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन में गवर्नमेंट लिमिटेड करती है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को दिए हुए डिसीजन को रद्द कर सकता है, फैसले को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है, these rights grants freedom to all citizens, just as people of all India can live equal with peace as an Indian citizen। ये राइट्स हर नागरिकों को ये परमिशन देते हैं, ये अधिकार देते हैं कि वो पीसफुली रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम है इंडियन सिटीजनों को कि वो पीसफुली रह सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। यूएस ने, अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स वहां के सिटीजन को दिए थे। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाने के पहले सारी कंट्रियों का, लगभग सभी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन पे गहन अध्ययन किया था, बहुत ज्यादा पढ़ा था दूसरी कंट्रियों का भी कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां से उनको जो चीज अच्छी लगी थी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करते गए थे, ताकि सभी कंट्रियों का एक मिला जुला कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी अच्छी चीजें जो भी उनको अच्छी थॉट लग रही थी, अच्छे राइट्स लग रहे थे, उनसे ही मिलकर हमारा बेहतरीन एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में दी प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम वायलेटिंग पर्सनल फ्रीडम एट द सेम टाइम सोसाइटी, जो कि गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन की पर्सनल फ्रीडम को बाधित करने से या पर्सनल फ्रीडम को कह सकते हैं छीनने से रोकते हैं गवर्नमेंट को, और सेम टाइम सोसाइटी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते, सोसाइटी भी नहीं कर सकती, स्टेट भी नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट सब एक ही आ चुका है उसमें। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है किसी भी कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात है। तो यही फंडामेंटल राइट्स है। आल्सो कांट एनक्रोच अपॉन देम एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है या आपको पीसफुली नहीं रहने दिया जा रहा, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की रहेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा मतलब यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को उसके पहले भी लगता है तो भी वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में हम रिट दायर करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? पूरी तरीके से स्टेट की आ जाती है कि होने ही ना दिया जाए ऐसा, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं कि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। अब यहां से और देखेंगे क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, अगर नहीं लिखे होते तो इनको कोई भी गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट ये कहती हुई कि इसको हटा देती कि फंडामेंटल राइट्स तो लिखे हुए नहीं है, रिटर्न ही नहीं है। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, सबसे पहले यहाँ पे उसको लिखकर चले गए, ताकि किसी भी कंडीशन में कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, ये कहकर अपना ऑर्डर नॉर्मल सिटीजनों पे थोप ना सके, लाद ना सके, इंपोज ना कर सके कि भैया ये तो लिखे हुए नहीं है, हम माने कैसे। तो लिखे हुए हैं साफ सेक्शन 3 में, ठीक है ना। टोटल सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज भी समझ लीजिए 22। देखिए जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1947 में, उस समय टोटल सेक्शन कितने थे? 22 थे, और आज कितने हो गए? 25 हो चुके हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं सेक्शन 3 में दिए हुए हैं, याद रखना सेक्शन 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और टोटल सेक्शन उस समय जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 थे, और आज 25 हो चुके हैं। आर्टिकल की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 मतलब 12 से 35 तक जो आर्टिकल दिए हुए हैं उसमें दिए हुए पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और वो कैसे यूज होंगे। और यहाँ पे ये चीज भी समझना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय 395 आर्टिकल थे, जो आज प्रेजेंट टाइम में 448 हो चुके हैं। समय समय पर आर्टिकल भी बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं इस तरह से। तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 395 है, आज तो 448 हो चुके हैं, 395 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में प्रोवाइड किए गए हैं। देखते हैं आगे कैसे हैं।
देखिए आर्टिकल 12, अब आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, इसमें डेफिनेशन दी है स्टेट की, क्योंकि देखिए स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी सेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, एक सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है, वहां पे आप जाएंगे तब वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टेट ही ऐसा ना होने दे, स्टेट ही ऐसा ना हो, तो स्टेट की डेफिनेशन कि स्टेट क्या, क्योंकि अगर स्टेट की डेफिनेशन नहीं दी हुई होती तो गवर्नमेंट जो है, जो कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले हैं, वो कोई सा भी कानून बना देते और उससे अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो कह देते कि स्टेट दिया हुआ है कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा। लेकिन स्टेट क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह सकती थी कि अगर स्टेट की डेफिनेशन डिस्क्राइब नहीं की जाती कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट मतलब क्या, क्या है स्टेट, कौन लॉ इन ऑर्डर बनाने वाली बॉडी है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती। तो उनने स्टेट को भी पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि स्टेट मतलब क्या। स्टेट मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। देखिए पूरी तरह से डेफिनेशन भी दे दी इन्होंने कि इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट में आएगी इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे, उनको छीन ले। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव भी इसमें आ गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की कह सकते हैं कानून बनाने वाली संस्था, विधानसभा, विधान परिषद भी आप कह सकते हैं, सब आ चुकी हैं इसमें। थर्ड आ चुका है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। लोकल गवर्नमेंट में आप जैसे ग्राम सभा आ जाता है, ग्राम पंचायत आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाता है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आ जाती हैं, तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। फोर्थ है अदर्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें दूसरे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, जिनमें गवर्नमेंट का शेयर है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल, बहुत सारे होते हैं, तो वो भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए। और ये डेफिनेशन देना बहुत जरूरी थी, अदरवाइज इनमें से कोई भी सेक्टर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर देता और वो ये कह देता कि इसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई है स्टेट की, क्योंकि स्टेट मतलब क्या, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पूरी तरह से स्टेट की डेफिनेशन को भी क्लियर कराया कि कौन आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि स्टेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, हम कह सकते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए। लोकल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब दिया हुआ है। और इसमें देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए, ऐसा नहीं है प्राइवेट नहीं है, सब गवर्नमेंट के हैं। जिस तरह से जब गवर्नमेंट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकता, प्राइवेट संस्थान भी नहीं कर सकता है पूरी तरह से। और यही स्टेट की डेफिनेशन है, और अगर करता है तो फिर उसकी सिक्योरिटी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की रहेगी, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 13 क्या है, देखिए आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, यहां पे एक चीज समझना है। आर्टिकल 12 ये कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता, ये कह दिया। और कौन नहीं बना सकता, इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, लोकल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यही। लेकिन आर्टिकल 12 में यह नहीं कहा जा गया था कि अगर इस तरह का कोई कानून बना दिया जाता है तो उसमें क्या होगा। ये बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 12 जो कह रहा है कि इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते, ये सब पार्लियामेंट, ये स्टेट में आ गई है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा था कि इस तरह का अगर कोई कानून बना देते हैं तो फिर क्या होता है। तो इस पे भी एक कंट्रोवर्सी हो सकती थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई कानून बना देती और वो कह देती कि इस तरह का कोई कानून बना दिया हमने, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो ये नहीं कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कहा गया था आर्टिकल 12 में नहीं बना सकती ये सब बॉडियां जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ऐसा कोई कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे, सिर्फ इतना कहा गया। लेकिन अगर बना दे तो क्या होगा, इसलिए हमारे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 13 दिया हुआ है कि नेक्स्ट इस चीज पे भी कोई कंट्रोवर्सी इन फ्यूचर ना हो कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा बना देती है
कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो हम उसको मना करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकेगी कि भैया हमने कानून बना दिया है और उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कानून अगर बनेगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, यानी उसके पहले, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो आम पब्लिक के, आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको वापस उस पर विचार करेंगे, उसका वापस जुडिशियल रिव्यू होगा और उसको उस हद तक लिमिटेड कर देंगे जिस हद तक वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करे। ये आर्टिकल 13 में ही कह दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले भी कोई उसे भी सरकार ये नहीं कह सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ये लॉ बन गया था, क्योंकि आर्टिकल 13 ही ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस हद तक लिमिटेड करेंगे या रद्द भी कर सकते हैं जिस हद तक वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इफ द लेजिस्लेचर मेक्स ए लॉ and the law there abolish the fundamental rights of citizen, so it will be zero in itself। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कुछ भी है, अगर कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वो जो लॉ है, वो जो कानून है, वो अपने आप में जीरो हो जाएगा, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि इफ द लेजिस्लेचर मेक्स ए लॉ and the law there abolish the fundamental rights of citizens, so it will be zero itself। पूरी तरीके से, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई थी 12 में, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना देती है तो फिर क्या होगा। इसलिए आर्टिकल 13 में यह कह दिया ताकि कंट्रोवर्सी ना हो, गवर्नमेंट ये कहकर बचने की कोशिश ना करे कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि अगर बना देंगे तो उसके बाद क्या होगा। अब गवर्नमेंट ये कहकर बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी कि उसमें यह नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर हम बना देंगे तो क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कह दिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अगर बना देती है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव, कोई सी भी कानून बनाने वाली संस्था हो, कि अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वो अपने आप में जीरो हो जाएगा, उसकी कोई लीगल वेटेज नहीं रहेगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगा अपने आप में। तो ये है आर्टिकल 13। वन बाय वन एक एक आर्टिकल को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनको किस तरीके से आपको यूज करना है, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। फिर देखते हैं क्या है। देखिए अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको दिए हैं। राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 टू 18 में है। राइट टू फ्रीडम, राइट आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू रिलीजियन, आर्टिकल 25 टू 28। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट आर्टिकल 29 टू 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। देखिए मैंने बताया था आर्टिकल 12 टू 35 तक दिए हुए हैं, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है। और देखिए यहां एक चीज समझना है कि ये टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और पहले 7 थे, पहले 7 थे, लेकिन हमारा एक राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी का भी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन उसमें कुछ कह सकते हैं अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमारा ओनली कह सकते हैं कानूनी अधिकार है वो। तो उस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब एक एक पे डिस्कस करेंगे क्या है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट देखते हैं राइट टू इक्वलिटी कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। देखिए आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी की बातें हुई हैं, तो फर्स्ट ही देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजरों में सब समान होंगे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पुअर हो, रिच हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, मतलब कानून की नजरों में सब समान होंगे, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कानून की नजरों में सब समान होंगे। एक जैसा कानून सबके लिए फॉलो होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाया जाए। एक जैसा क्राइम करने पर सबको एक जैसी पनिशमेंट दी जाएंगी, सबको एक जैसी सजा होगी। तो सबके लिए जो स्टेट का बनाया हुआ कानून है, जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, एक जैसा बनाया जाएगा और उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपसे, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ लॉ, और कानून सबको एक जैसा संरक्षण देगा, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। ये आर्टिकल 14 कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कानून की नजरों में सब समान है, ठीक है ना। एक जैसा क्राइम करने पर एक जैसी सजा मिलेगी, ये एक जैसा क्राइम करने पर एक जैसी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक इसका थोड़ा सब आर्टिकल, हर आर्टिकल के बाद एक सब आर्टिकल हम कह सकते हैं दिए हुए हैं, उनको समझना है कि एक जैसा क्राइम करने पर एक जैसी सजा मिलेगी। यहाँ पे समझना है कि ये है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो मर्डर कर देता है, वो अपने पूरी सोच समझ के होशो हवाश में उसने पूरी तरह से सब कुछ जानकर एक मर्डर कर दिया है किसी पर्सन का। और मान लीजिए एक बच्चा है जिसको नॉर्मली एक गन मिल गई है, खेलते खेलते अगर गलती से वो गन चल गई है जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली गई, तो यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होगा क्योंकि एक बच्चा है जिसने पूरी तरीके से, उसमें इतना सेंस नहीं है, उसमें इतनी जानकारी नहीं है उसको, या वो एक बच्चा है छोटा, उसमें नहीं समझ पाया जिसके कारण उसका बाय मिस्टेक किसी का मर्डर हो गया। और एक व्यक्ति ये है जिसने सब कुछ जानते हुए किसी का मर्डर करा है। तो उस पर्सन को, उस छोटे बच्चे को, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। थोड़ा उसको डिस्क्रिमिनेशन से नहीं कहेंगे, इसको डिफरेंट करेंगे, क्योंकि एक पर्सन वो है जिसने सब कुछ समझते हुए मर्डर किया है, तो उसको तो जो पनिशमेंट मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन एक जो बच्चा है उसको उस तरह का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि वो इतना नहीं समझता था, वो इतना नहीं जानता था, वो छोटा है अभी, इन सब चीजों को नहीं जानता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को भी उस बड़े पर्सन के अकॉर्डिंग ही कानून कह सकते हैं पनिश करेगा, नहीं, वहां पे कंडीशन देखी जाएगी कि कंडीशन क्या थी। देखिए कंडीशन पे चलेगा, कंडीशन देखी जाएगी कि कंडीशन क्या बनी। हाँ, अगर एक जैसी कंडीशन बन रही है तो एक जैसी आपको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशनें अगर अलग बन गई तो वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी कह सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में हर पर्सन समान है, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस। ये आर्टिकल 15 के रहा, आर्टिकल 14 समझ लिया, अब आर्टिकल 15 ये है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस। मतलब ये है कि कभी भी आपके साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के बेस पर किसी भी तरह का, किसी भी क्षेत्र में, किसी तरह का, किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं हम इसका, आपके रिलीजियंस, आपकी कास्ट, आपके जेंडर, आपके बर्थ प्लेस, इसके बेस पर आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेस पे। मतलब ये है कि मान लीजिए आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं और अगर वहां पे आपको जाने से रोका जा रहा है, किसके बेस पे? आपकी कास्ट के बेस पे, आपके जेंडर के बेस पे, आपके बर्थ प्लेस के बेस पे, या आपके रिलीजियंस के बेस पे अगर आपको कोई पर्सन रोक रहा है, तो आप यहां कह सकते हैं कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, और आप मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, इनके बेस और रिलीजियंस के बेस पे पब्लिक प्लेस पे आपसे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे ये चीज समझना है। और अगर इसके बेस पे अगर कोई रोक रहा है तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। वहां आप कह सकते हैं कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, और आप मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते, और आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज समझना है कि मान लीजिए आप जिस पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं या जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई रोक रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ इस कारण से रोक रहा है कि वहां पे हर कोई नहीं जा सकता, वहां पे जाने का कोई टाइम डिसाइड है, या वहां पे जाने का कोई चार्ज लगता है, या वहां पे अभी आप नहीं आ सकते हैं, इस तरह से अगर रोक रहा है तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। यहां पे ये समझना है कि सिर्फ कास्ट, रिलीजियंस, बर्थ प्लेस और आपके कह सकते हैं कास्ट, इनके बेस पर अगर आपको कोई रोक रहा है तब वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। धर्म, भाषा, जाति, इसके बेस पे अगर आपको कोई रोक रहा है तब आप कह सकते हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अदरवाइज आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आप नहीं कह सकते। यही चीज समझना है कि पब्लिक प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं, वहां पे इन चीजों के बेस पे अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप कह सकते हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। अदरवाइज अगर वो बोल रहा है यहाँ पे आने का चार्ज है, आप चार्ज दे दो, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। या अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे आने का कोई टाइम डिसाइड है, तो आपको फिर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। या वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है इस वक्त, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा।
तो इन सब कंडीशनों में आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कब होगा, जब आपके रिलीजियंस के बेस पे मना कर देगा कि आप तो दूसरे रिलीजियंस के हैं, या आपकी कास्ट कोई दूसरी है, आप जनरल कास्ट के नहीं, आप एसटी एससी के हैं तो नहीं आ सकते, या आपको कह देगा गर्ल्स को आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ बॉयज आ सकते हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज समझ लीजिए, मान ले कोई एक जगह है जहाँ पे सिर्फ लड़के ही जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ बॉयजों को ही जाने की परमिशन है, गर्ल्स जा ही नहीं रही है, और वहां पे आप जाने की जिद कर रहे हैं, और वहां पे अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो ओनली बॉयज ही जाते हैं ना, वहां तो ओनली बॉयज ही जाएंगे इस तरह से। लेकिन हाँ, पब्लिक प्लेस जो रहेगी जहां पे सब पर्सन जा सकते हैं, इनके बेस पे आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अदरवाइज आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान ली, और एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, आप वहां जा रहे हैं, आपको वहां पे रूम चाहिए, आप वहां पे रूम लेने गए, लेकिन वहां पे अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि नहीं, आपका रिलीजियंस दूसरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इसके बेस पे अगर वो आपको मना कर रहा है रूम देने के लिए, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अगर वो ये कह रहा है कि आपकी कास्ट अलग है, आपकी जाति अलग है, आप जनरल ओबीसी एसटी एससी के, और हम यहाँ पे एसटी एससी वालों को, ओबीसी वालों को रूम नहीं देते, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। या वो ये कह देता है कि आपका बर्थ हिंदुस्तान में अलग जगह हुआ है या अलग सिटी में हुआ है, हम वहां के लोगों को रूम नहीं देते या फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से, या वो कह देता है कि आपका बर्थ किसी दूसरी जगह हुआ है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। या वो कह देता है कि इस रेस्टोरेंट में गर्ल्स नहीं आती, सिर्फ बॉयज आते हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अदरवाइज आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। मतलब इनके बेस पर अगर आपको कोई रोक रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अदरवाइज अगर वो होटल का ओनर आपको ये कह देता है कि हमारे होटल में रूम नहीं है, हमारा होटल फुल हो चुका है, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है, या इस दिन हम किसी को रूम नहीं देते, या इस दिन हम किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो वहां आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। यही चीज हमको समझना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कब होगा और कब नहीं होगा, तब तो हम आगे उस पर कार्यवाही कर सकेंगे, तब तो हम आगे उसकी कंप्लेंट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम कंप्लेंट भी कर देंगे तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकलना। इसलिए ये चीज देखना है, धर्म, भाषा, जाति, लिंग और मूल स्थान, जन्म स्थान के बेस पर आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये चीज समझना है हमको। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेस, रिलीजियंस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इनके बेस पे अगर कोई मना कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, एक रिट दायर करवाइए, और आपका फंडामेंटल राइट्स का आप कह सकते हैं वायलेशन हुआ, अदरवाइज नहीं। तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये राइट टू इक्वलिटी में ही आ रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो 14 to 18 है, ध्यान रखना है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 है, अब 16 पे आए। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब समान अवसर। गवर्नमेंट वैकेंसियों की बात चल रही है यहाँ पे, प्राइवेट की नहीं, कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियां होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में आपको पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहां पर भी आपका रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस के बेस पर आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस के बेस पर आपसे गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब किसी दूसरे ही स्टेट की हो, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई डॉक्टर की वैकेंसी निकली है, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टरों को ही अलाउ किया गया है कि गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म डॉक्टर ही फिल कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब ओनली डॉक्टरों के लिए है। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मैं उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाया। नहीं, अगर प्रॉपर कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी वैकेंसी के लिए मांग ली गई है और वो आपके पास नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। नहीं, अलग अलग देखिए, जॉब सेक्टरों के लिए अलग अलग एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल उसका फॉर्म फिल कर लीजिए, बिल्कुल आपके साथ वहां पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अदरवाइज एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे अलग अलग जॉब सेक्टर निकल ही जाती हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
और जैसे मान लीजिए कुछ जॉबों में स्पेशल एरिया के लोगों को, जैसे ट्राइबल एरियो के लिए निकल जाती है कुछ जॉब्स, वहां पे सिर्फ ये कहा जाता है कि ट्राइबल एरियो के ही पर्सन आएंगे। वहां पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि उस जॉब में ट्राइबल एरिया के लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा था, वहां पे सिर्फ ट्राइबल एरिया के लोग आएंगे। या मान लीजिए कोई टीचर भर्ती निकल गई और आपके पास टीचरों से रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि यार इस वैकेंसी का फॉर्म में नहीं फिल कर पा रहा, यहां मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। देखिए इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कहां हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और कहां नहीं। तब तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तो हमारे राइट्स हम समझेंगे। तो अगर रेस के बेस पे, रिलीजियंस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, बर्थ प्लेस के बेस पे आपसे अगर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब माना जाएगा आपके आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अदरवाइज आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो प्रॉपर हर वैकेंसी के लिए अलग अलग चाहिए होती है, और जिस पर्सन के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी वही पर्सन उस वैकेंसी का फॉर्म भर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर एक जैसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, वहां पे आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह का है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये है अवसर की समानता, कि समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी। अब आर्टिकल 16(3) भी आता है जिसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। देखिए आर्टिकल 16(3) जो है उसमें रिजर्वेशन, अब ये रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन में हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है। देखिए रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब जो किसी न किसी कारण से गवर्नमेंट वैकेंसियों में उनका प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा कम है उनकी, कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, या लोग कम है गवर्नमेंट वैकेंसी में, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि पहला ही आर्टिकल बोल रहा है कि राइट टू इक्वलिटी, सभी समान है, और यहां पे आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो। तो देखिए यहां ये समझना है कि रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनको, वो पिछड़े हुए हैं, वो बैकवर्ड हो चुके हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ना कि उनको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए तो, क्योंकि इक्वलिटी है ना, इक्वल इक्वल लाने के लिए ही तो उनको रिजर्वेशन दिया गया है। मेन ये बात है कि वो पिछड़ चुके हैं, वो आपकी बराबरी पे नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि इन लोगों को भी, ये जो किसी कारण से हमारे भारत की आज़ादी के पहले, हमारे संविधान बनने के पहले या संविधान बनने के बाद किसी कारण से पिछड़ चुके हैं, इनकी कह सकते हैं ज़्यादा लोग इनकी वैकेंसियों में नहीं है, तो इनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया जाए ताकि इनको भी इक्वलिटी मिले। मतलब इक्वलिटी मान के जो हमारा आर्टिकल है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसके ही बेस पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 16(3) लिखा नहीं है, ध्यान रख लेना, आर्टिकल 16(3) में रिजर्वेशन दिया जाता है पूरी तरीके से इक्वलिटी फॉर्म करने के लिए ही, ना कि उनको आगे बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 16(4)(a) या 16(4) फर्स्ट भी इसको बोल सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है प्रमोशन में। देखिए पहले तो वैकेंसियों में भी रिजर्वेशन दिया गया है कि वैकेंसियों में रिजर्वेशन दे दो ताकि पूरी तरीके से इक्वलिटी मायने, इक्वलिटी फॉर्म हो जाए। फिर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है कि अगर जो जॉब सेक्टर में जो प्रमोशन होते हैं, आपकी जॉब लग गई, उसके बाद में जॉब में भी कह सकते हैं डिपार्टमेंटों के अंदर भी प्रमोशन होते हैं, उसमें भी उन लोगों की, अगर ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ लोग जो ST SC के हैं, OBC के हैं, अगर उन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया जा रहा है, या उन लोगों की संख्या कम है उस डिपार्टमेंट में, तो उनको जॉब में भी प्रमोशन दिया जा सकेगा। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट की कि वो देना चाहते हैं या नहीं। तो जॉब में भी रिजर्वेशन है। आर्टिकल 16(4) रीएंडरिंग ऑफ द रूल ऑफ फॉरवर्ड, ये है कि मान लीजिए किसी समय पे वैकेंसी निकली है 100, ST SC की 100 वैकेंसियां निकली हैं। आर्टिकल 16(4)(b), वो 16(4)(a) था, ये 16(4)(b) या 16(4)(2) भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें यह है कि मान लीजिए किसी साल गवर्नमेंट वैकेंसी निकली जिसमें ST SC वालों की जो सीट थी वो 50 सीटें निकली थी, 50 सीटें थी उनकी। अब मान लीजिए वो 50 सीटें उस साल पूरी तरीके से फिल नहीं हुई हैं, 50 में से 30 सीटें फिल हो गई, बाकी 20 सीटें अभी भी खाली पड़ी है, वैकेंट बची हुई हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी फिर निकलेगी ना, तब इसको माना जाता है कि ये जो इस बार की ये जो 20 सीटें थी, इसको नेक्स्ट टाइम जो सीटें मिलेंगी उनमें जोड़ दिया जाए। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम टोटल 30 सीट निकली हैं और इस बार की 20 सीट, तो इस 20 सीटों को नेक्स्ट टाइम की 30 सीटों में ऐड कर दिया जाएगा, टोटल फिर रिजर्व हो जाएंगी उनके लिए 50 सीटें।
तो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड का रूल चलता है कि अगर एसटी एससी की पूरी सीटें फिल नहीं हो रही हैं तो बची हुई सीटों को नेक्स्ट वैकेंसियां जब उसमें निकलेंगी उस वैकेंसी की सीटों में टोटल 8 कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी यह है कि वहां 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर स्टेट डिसाइड करेगा कि उसमें क्या करना है, कितना रिस्ट्रिक्शन देना है, कितनी हद तक उसको लिमिटेड करना है। तो ये कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ये कोई इतने स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समझना है हमको। आर्टिकल 16(6) ये दिया हुआ है 10% का रिजर्वेशन। इसी रिजर्वेशन पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, क्या जनरल में गरीब नहीं होते, क्या जनरल में पुअर नहीं होते। तो अभी मोदी की जी की गवर्नमेंट ने एक्स 103 अमेंडमेंट 2019 में लगाया है, जिसमें जनरल कास्ट में भी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, जिनकी इतने सालों से डिमांड चल रही थी, पहली बार आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन दिया गया है जनरल में। क्योंकि जनरल में भी रिजर्वेशन पूरी तरह से नहीं दिया जाता था, जिसके कारण ये डिमांड होती थी कि जनरल में भी काफी इकोनॉमिक वीकर लोग हैं, इनको क्यों नहीं दिया जाता। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, इन्होंने आर्टिकल 16(6) जो है ये 16(6) में अमेंडमेंट किया और 10% का रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कास्ट हैं, अब उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देख लीजिए, ये नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आ चुका है ये है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 16 तक हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 17 आ गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। देखिए, छुआछूत में तो किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया, आप किसी के साथ अछूत जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। मैं इसके साथ नहीं बैठूं, इसके साथ नहीं जाऊं, इसके साथ खाना नहीं खाऊं, ये दूसरी कास्ट का है, ये दूसरे रिलीजियंस का है, या एसटी का है, एससी का है, आदिवासी है, इस तरह की अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। और अगर इस तरह की अनटचेबिलिटी आप करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मिनिमम 500 की आपको पेनल्टी लग सकती है और 6 मंथ की जेल भी हो सकती है आपको। तो अगर इस तरह की अनटचेबिलिटी तो जायज ही नहीं है। अनटचेबिलिटी को तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिया। अनटचेबिलिटी तो कहीं होगी ही नहीं, कोई भी किसी के साथ अछूतों जैसा बिहेव नहीं करेगा, कोई भी किसी को साथ पूरी तरह से उसको नीचा नहीं दिखाएगा उसके कास्ट के बेस पे, उसके रिलीजियंस के बेस पे या एसटी एससी के बेस पे। अगर ऐसा करता है और तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको मिनिमम 500 का कह सकते हैं पेनल्टी और 6 मंथ की जेल तक हो सकती है। ये आर्टिकल 17 कह रहा है कि कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल ये है राइट टू इक्वलिटी, सभी समान है। जब कॉन्स्टिट्यूशन सबको समानता का दर्जा दे रहा है तो हम भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है ये? देखिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये है कि जैसे उपाधियों का अंत कर दिया, उपाधियां खत्म कर दी हैं। ब्रिटिशों के जमाने में और ब्रिटिशों के पहले लोग अपने नामों के आगे बहुत सी चीजें लगा लिया करते थे, जैसे सम्राट, विक्रमादित्य। ब्रिटिश भी नई नई टाइटल दिया करते थे, केसर हिंद का टाइटल दिया करते थे, नाइटहुड का टाइटल दिया करते थे, वायसराय का टाइटल दिया करते थे। तो ये टाइटलों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कोई भी कुछ अपने नाम के आगे कोई ऐसा टाइटल नहीं लगाएगा जो उसे दूसरों से अलग कर दें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, फिर फर्स्ट आर्टिकल, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फर्स्ट आर्टिकल का वायलेशन हो जाता है। कोई भी किसी के आर्टिकल का वायलेशन नहीं कर सकता, न गवर्नमेंट न पर्सन। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इस तरह के टाइटलों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। कोई भी अपने साथ राजा, महाराज, सम्राट, विक्रमादित्य, झांसी की रानी या केसर हिंद, नाइटहुड, वायसराय नहीं लगा सकता है। तो ये टाइटल्स अब मान्य नहीं होंगे। और भारत का नागरिक अगर इंडिया का सिटीजन है तो वो किसी भी फॉरेन कंट्री से भी इस तरह का टाइटल्स नहीं ले सकता है। कोई भी इंडिया का सिटीजन है या इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो इंडिया में रह भी रहा है तो भी वो किसी फॉरेन कंट्री से इस तरह का टाइटल्स नहीं ले सकते विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के। लेकिन यहां पे एक चीज दी हुई है कि आर्मी में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में टाइटल्स लिए जा सकते हैं। तो यहां पे कैसे टाइटल्स? जैसे आर्मी में दिए जाते हैं मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर या परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र आर्मी में दिए जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी एक सेना है, सेना की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, रेपुटेशन होता है उनका, तो वहां ये मायने रखते हैं, वहां दिए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, उनमें भी ये नहीं है कि वो अपने नाम के आगे लगा लेंगे और दूसरों से उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। भाई आर्मी है, आर्मी की एक रिस्पेक्ट है, वहां इस चीज को फॉलो किया जाएगा, उसकी एक डिग्निटी होती है। लेकिन वहां पे भी
वो इस चीज को ऐसा नहीं शो कर रहे हैं कि हम आपसे बड़े हैं, हम दूसरों से अलग हो गए। वो उनकी एक डिग्निटी और एक आर्मी की, देश की एक आर्मी की एक पहचान होती है, उसकी एक डिग्निटी होती है, तो उसको बनाए रखने के लिए आर्मी में दिए जाते हैं। ये आर्मी में एबोलिशन नहीं है टाइटल का। दूसरी बात, एजुकेशन सेक्टर में भी ये बैन नहीं है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी किसी भी तरह के, जैसे विश्वविद्यालय में किसी को म्यूजिक से रिलेटेड टाइटल दिए जाते हैं या शिक्षा से रिलेटेड उनको टाइटल्स दे दिए जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से वहां पे बैन नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस तरह के टाइटल्स जो एजुकेशन सेक्टर में या आर्मी में दिए जाते हैं, वो लोग अपने नाम के आगे नहीं लगाते, वो किसी तरह का उनसे डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होता। और फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि फिर जैसे अलग अलग तरह के, जैसे भारत रत्न अवार्ड हैं या नोबेल पुरस्कार हैं या अलग अलग तरीके के ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, ये सिटीजन को क्यों दिए जाते हैं? ये भी तो एक तरह के टाइटल होते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि पद्म विभूषण और भारत रत्न नागरिकों को तब दिए जाते हैं जब वो किसी भी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। मतलब नागरिकों को उनके किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान होता है, ये पद्म विभूषण, भारत रत्न, नोबेल प्राइज। तो ये एक सम्मान है, ये टाइटल्स नहीं है, और ये उनके नाम के आगे नहीं लगाए जाते। तो ये चीजें जायज हैं, बाकी अदर चीजें जायज नहीं है। जो मैंने आपको बता दी कि सम्राट, विक्रमादित्य, वायसराय, केसर हिंद आर्मी और एजुकेशन सेक्टर में दिए जा सकते हैं। पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इसको माना है कि आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम पे आते हैं 19 to 22। अब चाहे देखिए, फर्स्ट ही है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अभी तक फर्स्ट ही फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, आर्टिकल 18 तक एक एक समझ चुके हैं। अब राइट टू फ्रीडम हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 90 to 22। अब 19 फर्स्ट क्या बोल रहा है? राइट टू 90 to 22 राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर पर्सन को इंडिया का जो है उसको मतलब अपनी मन की फीलिंग्स को बताने का, बोलने का पूरी तरीके से राइट से, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू बता दे, चाहे वो कार्टून बना के शो कर दे, चाहे वो बोलकर शो कर दे। तो इस तरह की आपको स्पीच का एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हैं, अपनी मन की फीलिंग को कह सकते हैं, सबके सामने शो ऑफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के भी किसी वर्क से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो आप उसको भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे भी देखिए, स्पीच की फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हर कुछ बोल देना। स्पीच की फ्रीडम पे भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोलना जैसे कम्युनल राइट्स हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे मित्र राष्ट्रों से हमारे संबंध खराब हो जाएं, जो हमारी नेबर कंट्रियां हैं, जिन देशों से हमारे अच्छे रिलेशन, उनसे हमारे रिलेशन खराब हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे देश के अंदर सिविल राइट्स हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे दूसरे की रिस्पेक्ट खराब हो जाए। तो स्पीच की फ्रीडम है, लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए, ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे देश का मान सम्मान, गौरव खराब हो जाए। हमारी आर्मी के अगेंस्ट नहीं बोलना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं बोलना, उसकी रिस्पेक्ट करना, देश की यूनिटी खतरे में ना आ जाए, देश के अंदर सिविल राइट्स ना हो जाए, किसी एक कम्युनिटी को कह सकते टारगेट करके कुछ नहीं बोल देना। तो स्पीच की फ्रीडम है, आप बोल सकते हैं, आप पेंटिंग बना सकते हैं, आप कार्टून बना के अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन इस पे ये रिस्ट्रिक्शन है, बोलने का मतलब हर कुछ नहीं बोलना है। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे फिर पूरी तरीके से लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यह भी किस हद तक है ये आपको ध्यान रखना है, तब आप उसका यूज कर सकेंगे। तो स्पीच की एक्सप्रेशन हो गए। तो इसी एक्सप्रेशन में ये जो 19(1) है, जिसमें आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इसी में एक और आर्टिकल है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन the states of a fundamental rights under article 19(1) of the constitution in 2005, under which every citizen has freedom of speech and expression and right to know how the government works, what role it's play, what its function are and so on। देखिए, इसी में एक और आर्टिकल दे दिया गया था आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) में। इसी में एक और है सूचना का अधिकार। मतलब अब आपको एक और राइट से राइट टू इंफॉर्मेशन का, कि अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी वर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं उसी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसरों से।
मतलब ये है कि गवर्नमेंट, मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपके घर के सामने कोई सड़क बनी हुई है। अब आपको जानना है कि इस सड़क को बनाने में कितना पैसा लगा है, कितने मजदूर लगे हुए थे, कितना सरकार से बजट पास हुआ था, इन सबकी इंफॉर्मेशन, मतलब गवर्नमेंट की किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे उस डिपार्टमेंट में एक आवेदन देके, एक एप्लीकेशन देके उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि उस डिपार्टमेंट का करप्शन सामने आ जाए। अगर आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके घर के सामने की सड़क बनाने में कितने वर्कर लगे थे, कितना फंड आया था, कितने दिन में बनी, कितना बजट बना, कितना पैसा लगा, तो आप पूरा देख सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रही है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स है। आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी वर्क को करवाने के लिए, वहां पे आपका काम नहीं हो रहा है या लेट हो रहा है, उसमें भी एक आप आरटीआई लगा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मेरा वर्क काम करने में आप लोग लेट क्यों कर रहे हैं, या मेरा जो मैं काम दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने आधार कार्ड बनाने का आपको काम दिया या पासपोर्ट बनाने का काम दिया है, कब तक रिन्यू हो जाएगा। और अगर वहां पे लेट हो रहा है आपका कोई काम, तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका काम कहां तक हो चुका है और कितने दिन में वो हो जाएगा, और इन सब की इंफॉर्मेशन आपको 30 डेज में मिल जाती है। तो ये है, गवर्नमेंट ने कोई कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम किया है तो उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कि गवर्नमेंट का ही कोई वर्क था, आप जान सकते हैं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे तो उनके स्वागत में, वेलकम में कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी बात मेरे को पता चल जाए, तो इससे भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपके पास मिल सकती है। ये मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी विद इन 30 डेज। और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लोगों को, लेकिन वो फैसिलिटी लोगों तक नहीं मिल पाती, तो इसकी भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करी थी, या गवर्नमेंट ने जो योजना जो लोगों के लिए निकाली थी, उसका लाभ हमको मिल नहीं रहा है, तो कब तक मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, या वो योजना कहां तक पहुंची है, उसका वर्क कहां तक पहुंचा है, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मेरा काम कब तक होगा, कहां तक पहुंचा है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन या तो आप मंत्रालय से ले सकते हैं, किसी मिनिस्ट्री से, अगर मिनिस्ट्री के डिपार्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस मिनिस्ट्री से ले सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। विद इन 30 डेज में आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको इसलिए दिया गया है ताकि गवर्नमेंट और आम जो पब्लिक है उनके बीच में एक कह सकते हैं पूरी तरीके से अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, पीस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, और एक कह सकते हैं पूरी तरीके से ओपन माइंड, मतलब गवर्नमेंट के वर्क हमको पता चल जाएंगे ताकि ज्यादा करप्शन ना हो। गवर्नमेंट का भी कोई भी अब जो ऑफिसर रहेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है और उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो उनपे भी कहीं ना कहीं वो जो करप्शन होता है उसमें बैन लगा है ताकि करप्शन ना करें वो लोग, और करप्शन की इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है कि हमारे टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, कभी इससे करप्शन तो नहीं हो रहा, तो हम सारी इंफॉर्मेशन इससे राइट टू आरटीआई लगा के किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जिससे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी खत्म हो जाए, मतलब एकता, अखंडता अगर खतरे में पड़ रही है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और किसी भी पर्सनल, अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं पर्सनल कह सकते हैं एक व्यक्ति की, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी। मतलब किसी की भी जो पर्सनल, अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दे, तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो भी एक आर्टिकल है कि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी जिससे देश की एकता, अखंडता, यूनिटी खतरे में पड़ जाए और या उससे कोई दंगे फसाद हो सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप आरटीआई लगा के ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आरटीआई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगी। आरटीआई आप घर बैठे भी लगा सकते हैं, घर बैठे आप किसी भी सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, मेरा काम कब तक होगा, मेरा काम अब तक क्यों नहीं हुआ, कहां तक पहुंचा है, कितने समय में हो जाएगा, या गवर्नमेंट ने कोई फंक्शन किया उसमें कितने पैसे लगे हैं, सारी इंफॉर्मेशन, इस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में जो फंड आया था उसका यूज कहाँ हुआ, मेरे घर के सामने जो ब्रिज बना था उसमें कितना फंड आया था, कितना पैसा लगा है, कितने वर्कर लगे हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप घर बैठे ले सकते हैं गवर्नमेंट के वर्क की, आरटीआई लगा के।
नेक्स्ट है राइट टू असेंबली पीसफुली। 19(2) आर्टिकल ये कह रहा है कि राइट टू असेंबली पीसफुली, कि आप पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं, पीसफुली कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। 19(2) आर्टिकल 19(2) ये कह रहा है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक आप इकट्ठा होंगे और शांतिपूर्वक आप विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(2) कह रहा है। लेकिन यहाँ पे हथियार नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करके यहाँ पे कोई उपद्रव करेंगे या कोई दंगे फसाद करेंगे, कोई राइट्स करेंगे। शांतिपूर्वक अगर आप राइट्स करना चाहते करिए, प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की परमिशन है। लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके इकट्ठा होने से, यहाँ पे आपके कह सकते हैं आने से किसी तरह का कोई राइट्स हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, तो पुलिस सीआरपीसी की जो धारा है 144 के तहत उसको बैन भी कर सकती है, आपके आने पर रोक भी लगा सकती है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कि जगह जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो होते रहते हैं, उनको गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और अगर आप अपनी जगह सही है तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक कह सकते पीसफुली इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहाँ पे रोका नहीं जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है तो धारा 144 के तहत इसको रोक सकती है, लेकिन सिर्फ उनको ऐसा लगेगा तो, हर जगह नहीं। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पीसफुली। आप अपना एसोसिएशन भी बना सकते हैं, आप अपना संगठन भी बना सकते हैं, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये संगठन बनाने से ये मतलब नहीं है कि कोई आपराधिक गिरोह बना लेंगे, कोई एक कम्युनिटी को टारगेट करके अपना एक ग्रुप बना लिया या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारने पीटने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ले। नहीं, आप एक पीसफुली अच्छे वर्क करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, पब्लिक सर्विस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल है 19(3) जिसमें आप अपना एक एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपका कोई एसोसिएशन कोई कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है किसी के, या किसी दूसरे के इंटरेस्ट में नहीं है, या आप कोई आपराधिक गिरोह क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं रोक सकती। अगर आप अपनी जगह सही है, आप एक पीसफुली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा और आप उस एसोसिएशन को बना सकते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19(3). फिर आता है राइट टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया। आर्टिकल 19(4) ये कह रहा है कि आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक समझने की जरूरत है, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उन जगहों पे चले जाएं जिन जगहों पे जाने की परमिशन नहीं है। क्योंकि कुछ जगहों पर जाने की परमिशन नहीं होती, जैसे ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में इसलिए जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि ट्राइबल आदिवासी लोगों का खुद का एक कल्चर है, खुद का एक ट्रेडिशन है, वहां जाके करेंगे भी क्या। तो गवर्नमेंट उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन बचाने के लिए उन लोगों को कह सकते हैं वहां पे रहने देती है, और वहां पे कोई आम नागरिक नहीं जाता ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस हो। क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सभी सिटीजन्स के लिए जो इंडिया में है, तो आपके कारण भी किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो उन ट्राइबल के लोगों का भी तो फंडामेंटल राइट्स है कि अपना कल्चर बचा सके, अपना ट्रेडिशन बचा सके, फ्री रह सके। तो अगर आपके कारण उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो गवर्नमेंट आपको भी स्टॉप कर देगी। इस तरह से अदरवाइज आप इंडिया में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और किसी भी आपके, चाहे साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं, शिप से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं, किसी से भी जाएं, आर्टिकल 19(4) आपको ये परमिशन देता है कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं घूम फिर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये आपका राइट टू ट्रेवल एनीवेयर 19(4) फंडामेंटल राइट से। लेकिन हाँ, कुछ जगहों को छोड़कर जहां पे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे आप ऐसा नहीं कि जंगलों में चले जाएंगे, फॉरेस्टों में चले जाते हैं, वहां तो किसी को परमिशन नहीं होती, वो तो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, वहां तो गवर्नमेंट फिर आपको कहीं ना कहीं रोके ही ना, और वहां जाके करेंगे भी क्या, वहां जाके करेंगे भी क्या। तो उन जगहों पे बाकी आप इंडिया में कहीं भी जाइए, इंडिया की टेरिटरी में आप आर्टिकल 19(4) में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर वहां आपको कोई जाने से रोक रहा है, तब आप कह सकते हैं कि आप मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो यहां पे समझना है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कब होगा, तभी आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे। आर्टिकल 19(5) क्या कह रहा है? राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। आर्टिकल 95 मतलब आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आपके पास पैसा है, घर बनाइए, रहिए। रिसाइड एनीवेयर मतलब कहीं भी रहिए आप, और इंडिया में, इंडिया के टेरिटरी में किसी भी स्टेट में चली जाइए, किसी भी गांव में चली जाइए, वह घर बनाइए, रहिए विदाउट किसी की रोक टोक के। और अगर कोई रोक रहा है, टोक रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का आप कह सकते हैं वायलेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे भी वही है कि आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, आप फॉरेस्टों में जाके घर नहीं बना सकते कि जबरदस्ती किसी जंगल में चले गए, वहां पे रहने लगे, नहीं, वहां नहीं।
वहां नहीं जाएंगे, अदरवाइज इंडिया के टेरिटरी में। अब तो जम्मू कश्मीर का मैटर भी नहीं है, पहले तो जम्मू कश्मीर का मैटर था, अब तो जम्मू कश्मीर का मैटर भी सॉर्ट आउट हो चुका है 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में पूरी तरीके से। तो अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप घर ले सकते हैं, वहां पूरी तरीके रह सकते हैं। तो इंडिया के टेरिटरी में आप कहीं भी जाइए, ये आपका फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 19(5) में कहीं भी रहिए बेरोक टोक। बस वहां के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो आप फिल कर दीजिए, तो आपको रहने की पूरी परमिशन मिल जाएगी। दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। और ये भी फंडामेंटल राइट्स का आपका कोई वायलेशन, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स बता रहा हूं इनको कोई वायलेशन नहीं कर सकता। राइट टू लिवलीहुड एनीवेयर इन इंडिया, 1906 आपको ये परमिशन देता है कि आप कहीं भी इंडिया में 1906 जॉब कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, इंडिया में कहीं भी, इंडिया के टेरिटरी के अंडर अंदर 1906 आप किसी भी फर्म में जॉब करते हैं। लेकिन यहां पे भी है कि उस फर्म से रिलेटेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप जबरदस्ती किसी फर्म में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर उस फॉर्म से रिलेटेड आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप उस फॉर्म में जॉब करिए, और इंडिया में वो फॉर्म कहीं भी हो, कंपनी, कारखाने, फैक्ट्री कहीं भी हो, आप उसमें जॉब कर लीजिए। या इंडिया में कहीं भी आप जाके खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। आप अपनी जीविका चला सकते हैं लेकिन लीगली, इलीगल वर्क नहीं कर सकते कि चरस गांजे ड्रग्स का बिजनेस करने लगे, ड्रग्स का धंधा करने लगे, हथियार खरीदने बेचने लगे, नहीं। आप अपनी जगह सही है, तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। आप शॉप लगाइए, किराना दुकान लगाइए, बिजनेस करिए, जॉब करिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, और कोई इलीगल काम नहीं करना, इसमें बस ये समझना है कि इलीगल वर्क नहीं करना। और जिस फर्म में अगर आप जॉब करना है, उस फर्म की अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं, वहां पे भी आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होगा। अदरवाइज हर कोई किसी भी फर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन वहां पे आ जाती है। तो ये है आर्टिकल 6, समझ लिया। अब देखिए, अब इसके बाद जो आर्टिकल आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू एक्यूज्ड एंड कॉन्विक्ट्स। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? राइट टू एक्यूज्ड, राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड कॉन्विक्ट। इसका मतलब ये है दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं तो उस तरह उससे आपको क्या संरक्षण दिया जा रहा है, क्या कानून है आपका कि आप क्राइम करने के बाद में किस हद तक उस सजा से बच सकते हैं। आर्टिकल 20 देखते हैं, आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 में अब 21 आ रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 21 या 20A ये कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आज आप कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है ना। आज आपने 2020 में कोई क्राइम किया है और 2020 में उस क्राइम की सजा 5 साल है, ठीक है। लेकिन आपको पुलिस ने पकड़ा, आपको कोर्ट में लेके गए, आपकी हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, ऐसा करते करते 2 से 3 साल निकल चुके हैं, 2023 आ गया। अब 2023 में जिस समय फाइनल आपको पनिशमेंट दी गई, उस समय तक गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, और जो क्राइम आपने किया था 2020 में उस समय उसकी सजा 5 साल थी, लेकिन 2023 में उसकी सजा 10 साल कर दी गई है। तो यहां पे जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, वो आपको उस वक्त के कानून के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा जिस वक्त आपने क्राइम किया था। मान लो 2020 में अगर उसकी सजा 5 साल की थी, तो 2023 में अगर आपकी सुनवाई हो रही है तो उस वक्त आपको 5 साल की सजा ही दी जाएगी। उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि नया कानून बन चुका है अब आपको 10 साल की सजा दी जाएगी। यही है प्रोटेक्शन, ये आपको बचाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि जिस समय आपने क्राइम करा है उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय भारत के लॉ में जो उस क्राइम की पनिशमेंट होगी वही पनिशमेंट आपको दी जाएगी। नए कानून के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मान लीजिए यहां पे यह भी समझना है कि अगर जिस समय आपने क्राइम किया है उस समय उस क्राइम की सजा 10 साल है, और मान लीजिए आगे जाके उस क्राइम की सजा 2 साल हो जाती है, तो फिर आप भी ये नहीं कह सकते कि आज तो इस क्राइम की सजा 2 साल है, पनिशमेंट 2 साल है, तो फिर मुझे 10 साल का क्यों देना है। क्योंकि जिस समय आपने क्राइम किया था उस समय उसकी पनिशमेंट 10 साल की थी, तो आपको 10 साल का ही जेल होगी, उस समय आपको 10 साल की ही जेल में डाला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बी वाला, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशेबल पनिश्ड लॉ। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 समझ लिया कि हमने जिस समय जो क्राइम किया है उस समय के अकॉर्डिंग हमको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिश्ड लॉ। आर्टिकल 22 ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा।
कोर्ट में 2 बार उसके अगेंस्ट मुकदमा नहीं चलेगा। अगर एक बार आपको किसी क्राइम की सजा मिल चुकी है तो दूसरी बार आपको उस क्राइम की सजा नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके से 2 बार आपको पनिश नहीं किया जा सकता। यहां समझने का यह है कि मान लीजिए आप पे कोई एक ब्लेम आ गया कि आपने मान लीजिए चोरी की है, चोरी के लिए आपको 6 मंथ की सजा हो चुकी है, आप 6 महीने जेल में रह आए, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो चोरी आपने नहीं की थी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो चोरी आपने नहीं की थी, तो क्या हुआ, आपको 6 महीने की सजा हो चुकी है, आपने तो चोरी की सजा भुगत ली, आपको जेल में रख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपने तो चोरी नहीं की थी। अब क्या होगा, लेकिन आप फिर रिटर्न आके चोरी कर लेते हैं, रिटर्न आके वापस वही क्राइम कर देते हैं, तो उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि अब आपको वापस सजा दी जाएगी। है, समझना यही है, उस वक्त आपको वापस सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि सजा तो आपको मिल चुकी है, आप 6 मंथ रह चुके हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी पर्सन का मर्डर का ब्लेम आप पे आ जाता है कि आपने उसका मर्डर कर दिया, आपको सजा हो गई 2 साल 4 साल 5 साल की, आपको सजा हो गई, 5 साल बाद ये पता चलता है कि वो पर्सन तो जिंदा है, उसका तो मर्डर ही नहीं हुआ था। तो अगर आप आके उसका मर्डर कर देते हैं, अगर आप आके उसका फिर मर्डर कर देते हैं, तो भी आप पे किसी तरह का कोई केस नहीं दर्ज होगा, क्योंकि उसके मर्डर के इल्जाम में तो आपको सजा हुई थी ना, वो तो आपने कर ली, वो तो आपने जितने साल वहां पे जेल में कह सकते हैं आपको रखना था रख लिए। अब अगर आप उसका आके कभी बाई चांस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो आप पे दोबारा मुकदमा चलेगा, नहीं चलेगा। यही है कि इस तरह का डबल पनिशेबल नहीं किया जाएगा, किसी भी एक केस के लिए आपको डबल पनिश नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 22 है, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेटली। आर्टिकल 23 आपको क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेटली, मतलब किसी भी पर्सन को उसी के अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप पे कोई ब्लेम लग गया कि आपने कोई कह सकते हैं क्राइम किया है, तो अक्सर पुलिस वाले मार मार के पर्सन को ये कहते हैं कि आप कोर्ट में जाके ये बोलिए कि हाँ मैंने क्राइम किया है, हाँ मैंने क्राइम किया है। तो यहां ये चीज ध्यान से देख लो कि आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट से इस तरह से आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको बोलना ही पड़ेगा कि आपने चोरी करी है, आपने बोलना ही पड़ेगा कि आपने क्राइम करा है। और यह आर्टिकल 23 और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप किसी भी कंडीशन में मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर इस तरह का कोर्ट में होता है, आपके साथ मारपीट होती है, आपको डराया धमकाया जाता है, और जब आप कोर्ट में जाते हैं आपको जज के सामने खड़ा किया जाता है, तो आप वहां पे ये बोल सकते हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, मेरे को मारा गया है, मेरे को पीटा गया है, मेरे को जोर जबरदस्ती से कहा गया है कि मैं अपने ही खिलाफ गवाही दूं। तो अगर आप वहां पे ऐसा कह देते हैं तो उसका कोई लीगल वेटेज नहीं बचेगा और वो जीरो हो जाएगा कह सकते हैं, और आपको कोई पनिश वहां पे नहीं कर सकता है। तो यहां यह समझना है कि किसी भी पर्सन को उसी के खिलाफ जोर जबरदस्ती से गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ले दे के यह है कि आपने जो क्राइम किया है उसको आपको यह नहीं किया जा सकता कि आपको बोलना पड़ेगा, आप बोलो कि हाँ आपने क्राइम किया है। भैया आप पे डिपेंड कर रहा है आप बोलें या ना बोलें, क्योंकि आपने अगर किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो प्रूफ हो जाएगा। जब तक मेरे को कोर्ट नहीं मानेगा मैंने क्राइम किया है तब तक मेरे को किसी तरह की कोई सजा नहीं होगी, मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बेहतरीन राइट्स अगर आपका है तो ये आ गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए ये वो राइट्स है जो आपका किसी भी कंडीशन में इसका वायलेशन तो हो ही नहीं सकता है। मतलब मैंने बताया कि ये जो राइट्स है नॉर्मल कंडीशन में नहीं लिए जा सकते, एबनॉर्मल कंडीशन में लिए जा सकते, लेकिन ये वो राइट्स है जो आपका एबनॉर्मल कंडीशन में भी नहीं लिया जा सकता, किसी भी कंडीशन में ये लिया ही नहीं जा सकता। यहां समझ लेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब मुझे कह सकते हैं जीने का दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणवत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मुझे जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने का अधिकार मतलब रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। देखिए यहीं पे अब एक चीज समझना है कि वो जो राइट टू स्पीच है ना, राइट टू स्पीच, यहां पे देखिए अगर आप राइट टू स्पीच में किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, कुछ गलत चीजें बोलते हैं, तो ये वो राइट्स बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का राइट्स है। तो दूसरा पर्सन आप पे ये ब्लेम कर सकता है कि आपने मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन करा, क्योंकि आपने मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोला है और उससे मेरी रिस्पेक्ट खराब हुई है, और ये फंडामेंटल राइट्स तो मुझे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहा है, तो आप मेरी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं ताकि
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन ना हो। तो आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि आपको कह सकते हैं सम्मान के साथ जीने का पूरी तरीके से राइट से, और इसी में आपको ये भी है कि आपको आपके जीवन से किसी भी तरीके से कह सकते हैं जीवन से और स्वतंत्रता से कोई भी गवर्नमेंट वंचित नहीं कर सकती। मतलब ये है कि अगर आपको कोई आपने क्राइम किया है तो आपको उस क्राइम की जो सजा हुई है, मान लीजिए आपको फांसी की सजा हुई है, तो ऐसा नहीं है फांसी की सजा हो गई तो आपको सरेआम गोली मार दी जाएगी या सरेआम मार दिया जाएगा, नहीं। यही आर्टिकल वो कह रहा है कि आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है और सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है, और कोई भी आपके इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं कर सकता, और आपको आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानूनन प्रक्रिया बनाकर ही वंचित किया जा सकता है कि अगर आपको जो भी सजा होगी वो कानून की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होगी। आपको ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक सम्मान है, आपकी डिग्निटी है। तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसमें आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें आपको रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन देखिए यहां पे भी एक चीज आ जाती है कि इसमें भी सम्मान के साथ जीने का राइट्स आ गया। इसमें यहां रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है कि देखिए अलग अलग जगह लोग जॉब सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो जब आप अगर किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं और उस फर्म में अगर आपकी किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है अपने बॉस के साथ, मान लीजिए बॉस आपको कुछ बोलता है, आपके उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो वहां पे आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जिससे आपकी रिस्पेक्ट खराब होती है, तो वहां पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट खराब हो गई और यहाँ पे मेरे को सम्मान के साथ जीने का राइट्स था तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो छोटे मोटे झगड़े तो रोज के होने लगेंगे, क्योंकि घर परिवार में आस पड़ोस में लोग रोज एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट को देखना है, गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, गवर्नमेंट के किसी कानून से क्या आपका सम्मान, क्या आपकी रिस्पेक्ट, या क्या आपकी कह सकते हैं फंडामेंटल जो राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है, तो ठीक है। नहीं तो किसी फर्म में तो बॉस अपने कह सकते हैं वर्करों को ऑर्डर भी दे सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, रोज की कह सकते हैं छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो चल सकती है वहां पे, आप रोज ये नहीं कह सकते। नहीं तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट में रेट लोग लगाने लगेंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया, मेरी रिस्पेक्ट खराब हो गई, मेरे को ये बोल दिया, मेरे को वो नहीं। कंडीशन देखिए, गवर्नमेंट के किसी फैसले से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी में आपको डिफेंस का राइट्स भी आ जाता है कि अगर आपको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है तो राइट टू डिफेंस भी है कि आप अपनी रक्षा खुद भी कर सकते हैं। अगर आप पे कोई अटैक करता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी जीवन जा सकता है, मेरा मर्डर हो सकता है, तो आप सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं, अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखिए सम्मान के साथ जीने का राइट्स कब दिया जाएगा, तो इसमें गवर्नमेंट को यह भी होगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स ये भी है कि आपको प्रॉपर फूड फैसिलिटी मिले, ठीक है ना, प्रॉपर प्योर वाटर फैसिलिटी मिले, प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट मिले, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। ये सारी फैसिलिटियां आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और इसका एरिया बहुत बड़ा है। इसमें तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एरिया तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें तो कह सकते हैं गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता के साथ सम्मान के साथ जीने का राइट है, लेकिन मैंने बता दिया कि रोज रोज के छोटे मोटे झगड़ों में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद में क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। प्रॉपर फूड फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर प्योर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आती हैं। अब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है, और 21 में ही एक और आर्टिकल ऐड कर दिया गया है, एक और आपका कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये नोबडी कैन शेयर योर इंफॉर्मेशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एंड एनी पर्सन विदाउट योर परमिशन। देखिए यहाँ पे ये है कि कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेक्टर, किसी भी फर्म या किसी भी पर्सनल पर्सन से शेयर नहीं कर सकता। ये आपका राइट टू प्राइवेसी। आप अपने घर में किसके साथ बैठे हुए हैं, किसके साथ रह रहे हैं, होटल में किसके साथ है, ये आपकी राइट टू प्राइवेसी है। अब ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि देखिए आज भी ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई किसी से भी शेयर कर देगा। जनरली हम डेली लाइफ में स्कूल कॉलेजेस, हमारे दोस्त यार हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरे से शेयर कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि उसने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया। इसको भी समझना है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कब हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 है। अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी ने शेयर करी है और उससे आपकी रिस्पेक्ट खराब हुई है,
आपका सम्मान खराब हुआ है, या आपको जान का खतरा हो गया है, या आपको रहने में प्रॉब्लम हो गई, या कुछ लोग आपके दुश्मन हो गए, तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। अदरवाइज अगर जनरली मान लीजिए आपकी कोई इंफॉर्मेशन किसी ने शेयर कर दी, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो आप उसके अगेंस्ट ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया। जनरली होता ही है कि स्कूल कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बड़े बड़े आईआईटी संस्थान, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया करते हैं स्कूल कॉलेजों से कि फोन नंबर, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, क्योंकि उनको अपने संस्थानों में स्टूडेंटों के एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां से तो स्कूल वाले प्रोवाइड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। हालांकि राइट टू प्राइवेसी नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशन क्या होगा, उनने सिर्फ जनरल वे में आपकी करी है, उससे आपकी रिस्पेक्ट खराब नहीं हुई, उससे आपका सम्मान खराब नहीं हुआ, उससे आपकी जान का खतरा नहीं हुआ, तो ये तो डेली लाइफ में चल रहा है और ये तो होगा। इसके कारण आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपका कोई फ्रेंड अगर आपका कोई मोबाइल नंबर किसी को दे देता है, लेकिन जनरल वे में दिया, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा तब तक जब तक कोई आपकी इंफॉर्मेशन कोई शेयर करने से आपकी रिस्पेक्ट खराब ना हो, आपकी डिग्निटी खराब ना हो, आपकी जान का खतरा ना हो, या आपके कोई दुश्मन ना बन जाए। हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप कह सकते हैं कि आपने मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन किया है और अब मैं जा रही हूं या जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, और वहां आप बिल्कुल रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन और इंटेंशन यह आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं भी रिट दायर कर देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और ये भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ये राइट्स दिया हुआ है गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट को किसी पर्सन पे शक होता है कि ये टेररिस्ट गतिविधियों में मिला हुआ है या देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं फिर उनका डेटा वगैरह तो और उनकी जानकारी तो गवर्नमेंट निकाल ही सकती है। और आजकल तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से हम कह ही नहीं सकते हैं कि किसी की कुछ प्राइवेसी बच चुकी है, क्योंकि कंप्यूटर में मौजूद सारा डेटा गवर्नमेंट निकाल लेती है, मोबाइल कंपनी आपके मोबाइल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले लेती हैं। हालांकि उनका मिसयूज नहीं करना, देखिए मोबाइल कंपनी आपका सारा इंफॉर्मेशन तो निकाल लेती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती भी है, लेकिन अगर आपका मिसयूज करती है वो उसका, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जनरली वो मिसयूज नहीं करेंगी, क्योंकि वो भी काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी राइट है कि अगर उसको ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि कोई पर्सन देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है, तो उनका डेटा निकाला जा सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन हैक की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेसी है, आप आराम से रहिए, आपकी इंफॉर्मेशन कोई किसी से शेयर नहीं करेगा, आप अपने घर में रहिए, ये भी आपके राइट टू प्राइवेसी। आप घर में किसके साथ हैं, होटल में किसके साथ हैं, और अगर आपको कंप्लेंट करना है तो फिर कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कंडीशन उसकी क्या बनी है। नेक्स्ट ये आता है इसी में राइट टू एजुकेशन। राइट आर्टिकल 21 में ही एजुकेशन भी आता है। देखिए, सम्मान के साथ जीने के अधिकार में आपकी प्राइवेसी भी आ गई, ताकि आपकी रिस्पेक्ट खराब ना हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। राइट टू एजुकेशन भी आ गई। 86वें अमेंडमेंट 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों को यह दिया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन रहेगा। यह आर्टिकल 21(1) है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी 21 है, और राइट टू एजुकेशन जो है वो 21(1) है। 21(1) में आपको राइट टू एजुकेशन कह सकते हैं प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, कि 6 से 14 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट पूरी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और वो एजुकेशन फ्री एजुकेशन रहेगी। अब वो फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, नहीं, वो गवर्नमेंट उसकी फैसिलिटी करेगी। फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि 6 से 14 साल के स्टूडेंटों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी देगी और फ्री एजुकेशन देगी, लेकिन ये नहीं है कि किसी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेजों में आपको फ्री एजुकेशन मिल जाए, नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट को जैसे भी अरेंजमेंट करना होगा गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एजुकेशन का जो राइट्स है वो कंपलसरी है, क्योंकि एजुकेशन सम्मान के साथ जीने का एक बहुत बड़ा बेस है। तो जो प्राइवेट संस्थानों में तो जो है वो तो लगेगा आपका चार्ज, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा, वहां पे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, ये आर्टिकल 22 है, हमने 21 तक पढ़ लिया है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब क्या है। अरेस्ट ये दो तरीके होते हैं, एक तो अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लेना, और डिटेंशन मतलब अरेस्ट का मतलब ये होता है कि क्राइम करने के बाद आपको अरेस्ट करना, और डिटेंशन का मतलब ये होता है कि क्राइम करने के पहले ही आपको अरेस्ट कर लेना। इसको पूरी तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है आर्टिकल 22, आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है। मान लीजिए आपने कोई क्राइम करा है,
तो आपको पुलिस अरेस्ट करने आएगी। तो सबसे फर्स्ट ये बनता है कि आपको रीजन जानने का राइट से कि मेरे को क्यों अरेस्ट कर लिया है। आपने क्राइम करा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मैंने क्राइम क्या किया है और इस क्राइम के कारण मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप रीजन पूछिए जो भी ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको रीजन पूछना है कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जब तक कोई भी ऑफिसर आपको रीजन नहीं बताता तब तक वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। उसको रीजन बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको कह सकते हैं कि आर्टिकल 22 का आप मेरा वायलेशन कर रहे हैं, दिस इज माय आर्टिकल 22। तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको उस वक्त अपने लॉयर से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको आए पुलिस ऑफिसर्स और अरेस्ट करके लेके चले गए, नहीं, रीजन बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि मुझे मेरे लॉयर से मिलना है, देखिए आप किसी भी लॉयर से मिल सकते हैं, या तो आपका फैमिली का कोई लॉयर हो, आपका दोस्त कोई लॉयर हो, आपके कोई भी लॉयर, मतलब कोई भी पसंद के लॉयर से आपको मिलने की परमिशन दी जाएगी। उस वक्त पुलिस ऑफिसर्स आपको ये नहीं कह सकता कि हम आपको लॉयर से मिलने की परमिशन नहीं देंगे, नहीं, आर्टिकल 22 आपको कह रहा है और कोई भी उसका वायलेशन नहीं कर सकता है, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। तो आपको अपने पसंद के लॉयर से मिलने की परमिशन भी रहेगी। और थर्ड फिर ये रहेगा कि आपको लॉयर से मिलने की परमिशन भी रही। थर्ड ये रहेगा कि मान लीजिए इसके बाद भी आपको रीजन बता दिया उनने, रीजन बताने के बाद में आपको अरेस्ट करा और लॉयर से भी मिलने की परमिशन दे दी गई और आपको थाने पे लेके चलेगा, आपको ले गए थाने पे। लेकिन उसके पहले आपके घर वालों को या रिश्तेदारों को उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। और जब आपको थाने पे लेके चले जाएंगे तब आप जब तक उनको कुछ ना बताएं, जब तक आपके कोई लॉयर ना आ जाए, क्योंकि वो कहेंगे कि आप ठीक है लॉयर को बुला लीजिए, जब तक आप हमारे साथ चलिए। तो आप थाने पे चले गए हैं, आपको ले गए हैं, वहां पे आपसे पूछताछ होगी। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है कि जब तक आपका लॉयर ना आ जाए या जब तक आपके फैमिली मेंबर नहीं आ जाते तब तक सिर्फ आप अपना नाम बता सकते हैं। नाम मोर देन अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपका लॉयर या फैमिली मेंबर्स नहीं आते हैं। और इसके लिए अगर वो किसी तरह का फोर्स करते हैं तो आर्टिकल 22 का वायलेशन कर रहे होते। इसके अगेंस्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं, रेट लगा सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई। इस तरह से जब तक आपके फैमिली मेंबर या आपका लॉयर ना आ जाए तब तक आप कुछ ना बताएं, कोई रोक टोक नहीं है, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और देखिए लड़ना तो पड़ता है हमको वहां पे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डर गए, डर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट फिर ये है कि चलिए इसके बाद भी अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा। फिर नेक्स्ट काम ये रहेगा कि 24 घंटे के अंदर जिस भी ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर उनको, जिसने आपको अरेस्ट किया है उसको आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। वो कहते हैं ना 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते, तो 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। और फिर मजिस्ट्रेट फाइनली ये डिसाइड करेगा कि आपको कितने टाइम के लिए जेल में रखना है या नहीं रखना है। तो ये भी रहेगा, आपको बता दिया रीजन, आपको लॉयर से मिलने की परमिशन दी, आपसे पूछताछ भी कर ली, जेल में रख दिया, लेकिन जेल में सिर्फ 24 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद आपको उनको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, कितना ही बड़ा पुलिस ऑफिसर हो। और उसके बाद में फाइनली मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि अब इनको और कितने टाइम के लिए जेल में रखना है या ना रखना। पुलिस वाले अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप बोल सकते हैं, नहीं मालूम होगा तो 2-2 10-10 दिन के लिए रखेंगे आपको, और अगर आप बोलेंगे तो नहीं रख सकते हैं वो। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फाइनली फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि अब इनको और कितने टाइम के लिए जेल में रखना है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि मान लीजिए आप कोई क्राइम करके दिल्ली भग गए हैं और आपको यहाँ की पुलिस ने दिल्ली जाके पकड़ा है और वहां से यहाँ तक लाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि देखिए पुलिस वालों के भी फेवर में है ये, कि पुलिस ऑफिसर्सों के भी फेवर में, कि मान लीजिए दिल्ली से अगर आपको पकड़ के यहाँ तक ला रहे हैं और उसमें 2 या 4 दिन लग जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे से ज्यादा होगा, इनको तो मेरे को 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने शो करना था, पेश करना था। नहीं, इसमें साफ दिया हुआ है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि ट्रेवल टाइम हटा दिया जाएगा। ये ट्रेवल टाइम शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि ट्रेवल टाइम हटा दिया जाएगा जब वो आपको वहां से पकड़ के लाएंगे, तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को हटा दिया जाएगा। और उस टाइम को हटाने के बाद 24 घंटे के अंदर उनको आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यहां आप ये नहीं कह सकते कि 10 दिन हो गए,
आप तो दूर चले गए थे, दूर से आपको पकड़ के लाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर दूर भग जाते हैं क्राइम करके, पुलिस ऑफिसर्स दूर जाते हैं, वहां से पकड़ के लाते हैं, तो वो तो 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि ट्रेवल टाइम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, ट्रेवल टाइम हटा दिया जाएगा, लेकिन हाँ 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना ही पड़ेगा। दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब दूसरे, ये तो अरेस्ट का हो गया। अब हम देखते हैं कि डिटेंशन क्या है। डिटेंशन ये है कि देखिए, डिटेंशन में भी यही है, अरेस्ट में ये है कि आपने कोई क्राइम कर दिया उसके बाद अरेस्ट करना। डिटेंशन ये है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है उसके पहले, मतलब क्राइम करने के पहले ही किसी को अरेस्ट कर लेना, अपराध होने के पहले ही उसको रोक लेना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो आए दिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जिनका ऑलरेडी पहले से फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनलों का होता है। उन लोगों के लिए, कोई आम एजुकेटेड पर्सन जिसका अब तक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको तो कोई अरेस्ट ही नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी कारण से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका और आप ऑलरेडी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आपको शक के बेस पर अरेस्ट किया जा सकता है। वो भी क्यों? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कहीं दंगे फसाद ना हो, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, इस कारण। लेकिन उस वक्त भी आपको रीजन जानने का राइट से, भले आप क्रिमिनल हैं, चलिए ठीक है, शक के बेस पे आपको, अभी आपने कोई क्राइम नहीं करा, पहले करते थे, लेकिन अभी आपको शक के बेस पे उन्होंने अरेस्ट करा, तब भी आपको वही मिलेगा कि सबसे पहले आपको रीजन पूछना है कि मेरे को रीजन बताइए। रीजन बताएंगे, आप लॉयर से भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब लॉयर्स नहीं, एक चीज में इसमें यहां ये होता है कि देखिए, जब आपको शक के बेस पे अरेस्ट किया जाता है, सॉरी, शक के बेस पे जब आपको अरेस्ट किया जाता है, तो शक के बेस पे अरेस्ट करने के बाद में आपको उस वक्त लॉयर से मिलने की परमिशन नहीं रहेगी, और उस वक्त ये नहीं रहेगा कि आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करे। शक के बेस पे अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको 2 से 3 मंथ तक जेल में रख सकते हैं एज अ सस्पेक्टेड। शी ही कैन कीप इन जेल फॉर अप टू 2 more than 3 month। शक के बेस पर अगर आपको अरेस्ट किया है, ऑलरेडी आप क्रिमिनल हैं, शक के बेस पर अभी आपको अरेस्ट कर ले, तो रीजन जान लीजिए, आपको रीजन क्यों क्या है। लेकिन 2 से 3 मंथ तक तो वह शक के बेस पे आपको जेल में रख सकते हैं। हाँ, 2 से 3 मंथ के बाद में हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, लीडरशिप में एक आयोग बनता है जिसको एडवाइजरी कोर्ट बोलते हैं, और वो फिर ये डिसाइड करता है कि आगे आपको जेल में और रखना है या नहीं। तो यहां ये चीज याद रखना कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है, लेकिन अगर शक के बेस पर आपको अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। ये है, और शक के बेस पे आपको क्यों अरेस्ट करेगा? क्योंकि आप या तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से आपका, अगर नॉर्मल आप अगर अच्छी फैमिली से हैं, एजुकेटेड फैमिली से हैं, तो कोई भी आपको अरेस्ट करेगा ही नहीं, अरेस्ट कर ही नहीं सकता, आपने कोई क्राइम नहीं करा तो। लेकिन आदतन आप अपराधी हैं, आप रोज अपराध कर रहे हैं, रोज क्राइम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके कारण सोसाइटी में लोगों की शांति भंग हो रही है, दंगे फसाद होने की संभावना रहती है, तो उसमें आपको 2 से 3 मंथ तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी पुलिस वाला उसके बाद आपको जेल में नहीं रख सकता, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद एक एडवाइजरी कोर्ट बनता है और वो डिसाइड करता है कि आगे आपके साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3 मंथ तक जेल में रखा जाएगा एज ए सस्पेक्टेड, इसके बाद नहीं रखा जा सकता। यहां ये चीज भी समझने वाली बात है, हर फंडामेंटल राइट्स को समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब हमने 22 तक समझ चुके हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24, 23 से 24 ये कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब चाहे अब 23 से 24 में, तो 23 ही क्या, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब को कभी भी किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं तो जोर जबरदस्ती से आपसे कोई भी व्यक्ति वो वर्क नहीं ले सकता, आपको मजदूर बना के कहीं नहीं रख सकता। कि आपको जबरदस्ती मधुआ मजदूर, ब्रिटिशों के जमाने में अक्सर लोगों से मजदूरी करवाई जाती थी, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, तो आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। आपको यह नहीं कहा जा सकता कि आपके मदर फादर का हमारे ऊपर पहले से कर्जा है, अब आपको उस कर्जे को पटाने के लिए आपको हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। ये सब अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिशों के टाइम पे चलता था। तो आर्टिकल 23 में इसका वायलेशन है कि कोई भी आपसे जोर जबरदस्ती से कोई वर्क नहीं करवा सकता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी कंडीशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, मानव व्यापार नहीं होगा। कोई किसी गर्ल्स को पकड़ के नहीं बेचेगा, कोई किसी लड़के को पकड़ के नहीं बेचेगा। तो यह पूरी तरीके से बैन कर दी गई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होगी ही नहीं किसी भी कंडीशन में, कि आपको पकड़ के लेके चले गए, या आपसे कोई जोर जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है, या उसका आपको पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। विदाउट
वेजेस के आपसे वर्क नहीं करवाया जा सकता, आर्टिकल 23 कह रहा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी भी कंडीशन में। लेकिन देख लीजिए यहाँ ये राइट्स को समझिए, यहाँ का मतलब ये नहीं है कि फोर्स्ड लेबर मतलब कोई भी आपसे कोई वर्क नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप से आप अगर मान लीजिए, इसको समझना ये कि आप इसे किसी फर्म में है, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जॉब कर रहे हैं आप, वहां पे आपका बॉस ये जरूर कह सकता है आपसे कि भैया ये वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप जॉब कर रहे हैं। आप किसी जगह पे जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती कोई पर्सन पकड़ के लेके चला गया, आपको बेच रहा है या आपसे कोई काम करवा रहा है, तो वहां तो आपके इस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। लेकिन मान लीजिए आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां आपका आपका बॉस आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो आप वहां ये नहीं कह सकते कि मैं ये वर्क नहीं करूंगा और आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, वहां आपको वो वर्क करना पड़ेगा। वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां तो आपकी ड्यूटी है, वहां आपकी ड्यूटी आ जाएगी, वो फंडामेंटल ड्यूटी उसमें आ जाएगा कि आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आप वहां से रिजाइन कर दीजिए, उसके बाद अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती से करवा रहा है तो फिर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अदरवाइज जॉब सेक्टर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपका बॉस है, कोई सीनियर है, वो आपको बोल सकता है, फोर्स भी कर सकता है कि आपको ये वर्क इतने टाइम में करके देना पड़ेगा। वहां पे आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। तो इसको भी समझना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कब होगा, जब कोई जोर जबरदस्ती से कोई हमको लेके चला गया, हमको बेच रहा है, हमारी बिना मर्जी के हमसे कोई वर्क करवा रहा है, तो होगा आर्टिकल 23 का वायलेशन, हम इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री जॉब। देखिए आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, 23 समझ लिया, अब 24 ये कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। मतलब चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से बैन होगी। इस तरह का अगर कहीं भी बच्चों को पकड़ के कोई काम करवाया जाता है, जोर जबरदस्ती से उनको मजदूरी नहीं दी जाती, उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनसे वर्क करवाया जाता है, तो इस तरह की अगर कहीं कंडीशन हो रही है तो आप बोल सकते हैं आर्टिकल 24 का वायलेशन है और इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमने देखा है कि कई जगह पर छोटे बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं, लेकिन देखिए वहां पर गवर्नमेंट और कोई पर्सन उनको फोर्स नहीं कर रहा, उनकी पारिवारिक, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक होती है। यहां भी यह समझना है कि कहां कंप्लेंट की जा सकती है। जोर जबरदस्ती से कोई पकड़ के काम करवा रहा है, मजदूरी नहीं दे रहा, तो आर्टिकल 24 का वायलेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चे खुद, जनरली हमने देखा है, हम बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि बच्चे वर्क करते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्क फैक्ट्रियों में वर्क करते हैं, ठेले लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं किराने की दुकानों पे, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं उनकी पारिवारिक कंडीशन के कारण। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी राइट्स बनता है कि हाँ उनको पारिवारिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट कितनी पारिवारिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की भी फैसिलिटियां आने में लेट हो जाती हैं या हर तबके तक नहीं पहुंच पाती, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो वो चीज एक अलग है कि वो पर्सन अपनी मर्जी से कर रहा है, उसकी पारिवारिक कंडीशन के कारण, उसकी मजबूरी के कारण, उसका घर चलाने के कारण अगर मजबूरी में कर रहा है तो वहां चाइल्ड लेबर ठीक है चलेगी। लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती से करवा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 24 का वायलेशन हो रहा है। इसको भी ये समझ लेना कि आर्टिकल 24 का वायलेशन क्या होगा, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो नहीं होगा, वो उनकी कंडीशन, उनके पैसे के लिए कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती से कोई पर्सन करवा रहा है तो उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट दायर की जा सकती है, और कोई पुलिस स्टेशन में नहीं, कहीं नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस आर्टिकल 25 टू 28 है। अब इसमें हमको ये देखना है कि 25 टू 28 में क्या है। देखिए आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशंस, मतलब हर नागरिक को जो भारत का है उसको अपनी अंतरात्मा, अपने मन के मुताबिक धर्म को मानने का अधिकार है। वो किसी भी धर्म को माने, उसको किसी भी धर्म को मानने का राइट से अपनी अंतर आत्मा के मुताबिक धर्म को मानने का अधिकार है, और उनकी परंपराओं का पालन करने का भी अधिकार है। उस धर्म के अकॉर्डिंग वो रह भी सकता है, मतलब किसी भी रिलीजियंस को माने या रिलीजियंस को ना माने। अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी रिलीजियंस को मान ले, ये आपको पूरी तरीके से फ्रीडम आर्टिकल 25, और उस रिलीजियंस के अकॉर्डिंग रह भी सकते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 25, ठीक है ये। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी रिलीजियंस को नहीं मान रहे, नास्तिक बने हुए, कहीं नहीं जा रहे, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, ना गुरुद्वारे, तो भी आपको कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आप अपने रिलीजियंस को मान सकते हैं और उसके
परंपराओं का पालन करने का भी आपको राइट है, और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिखों को कटार रखने की परमिशन दी है, क्योंकि वो उनके धर्म का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिख अक्सर हमने देखा होगा कि जो सिख होते हैं उनको चाकू या कटार रखने की परमिशन रहती है, वो अपने साथ रखकर घूमते। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ रखने की परमिशन दी है, उसका मिसयूज नहीं करना है। रखने की परमिशन सिर्फ रिलीजियंस की परंपराओं का पालन करने की परमिशन दे दी उनको, लेकिन मिसयूज नहीं करना है। अदरवाइज अगर वो किसी को मार रहे हैं उससे, तो वो फिर वही लीगल एक्शन लिया जाएगा जो जनरली लिया जाता है। यहाँ पे ये कोई ये नहीं है कि रखने की परमिशन दे दी मतलब पूरी तरीके से फ्री कर दिया, नहीं, सिर्फ रखने की परमिशन दी है। समझना ये है कि सिर्फ रखने की परमिशन दी है, ठीक है, उसका यूज नहीं करना। यूज करेंगे तो सबके लिए एक जैसा कानून, राइट टू इक्वलिटी वाला फर्स्ट लॉ इन पे कह सकते हैं फॉलो हो जाएगा। तो यहां ये चीज समझना है। और दूसरी बात है कि यहां एक चीज भी समझना है कि आपको अपने धर्म का परंपराओं का पालन करने का अधिकार है, और उसके हिसाब से आप रह भी सकते हैं। लेकिन यहां चीज ये समझना है कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी भी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग कुछ भी करके एजुकेशन संस्थान में पहुंच जाते हैं। नहीं यार, एजुकेशन संस्थान में किसी भी तरह से रिलीजियस एजुकेशन मायने नहीं रखेगी, पूरी तरह से बैन है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेजों में फिर क्या होता है, अगर अक्सर क्या होता है, धर्म की परंपराओं का पालन करने की मेरे को परमिशन दे दी, मैं मेरे धर्म के अकॉर्डिंग रह सकता हूं, तो कुछ तो भी ड्रेस कोड अगर आप पहन के अगर किसी भी स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं तो वहां पे फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि कुछ अलग आए हैं, कुछ अलग आए हैं। आप वहां ये नहीं कह सकते कि मेरे को मेरे धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसके हिसाब से रहने का अधिकार है, तो मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में आ सकता हूं या ये कर सकता हूं। नहीं, वहां तो फिर हर पर्सन अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। तो फिर एजुकेशन संस्थान की वैल्यू क्या रह जाएंगी, जबकि शिक्षा में धर्म मायने नहीं रखता, धर्म की शिक्षा एजुकेशन में नहीं दी जाएगी। इसलिए वहां पे प्रॉपर इक्विलिटी क्रिएट करने के लिए आपको एजुकेशन संस्थान में रोका जा सकता है। यहां ये चीज समझना है, एजुकेशन संस्थान में आपको रोका जा सकता है वहां पे। और दूसरी बात यह है कि धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करने में यह भी देखा जाएगा कि वो किसी के स्वास्थ्य के अगेंस्ट ना हो, किसी के हेल्थ पे असर ना पड़े उससे, या जनरली हम देखें तो किसी तरह का झगड़ा क्रिएट ना हो, कम्युनल राइट्स क्रिएट ना हो। जैसे कोई भी तांत्रिक है वो कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह से इसमें लोगों में कह सकते काफी गलत फीलिंग आ जाती है। तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो मेरे धर्म की परंपराओं का पालन करना है, या ईद पे गाय की कुर्बानी कर दें, तो गाय की कुर्बानी करना भी पूरी तरीके से बैन कर रखा है, क्योंकि इससे दो कम्युनिटी में दंगे फसाद होने का रहता है। तो धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त यह भी देखा जा सकता है कि वो किसी के हेल्थ के अगेंस्ट तो नहीं है, किसी के पीस के अगेंस्ट तो नहीं है। क्या आप अपने धर्म की परंपराओं का पालन कर रहे हैं तो वो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे का भी फंडामेंटल राइट्स है, हर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फिर ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। मतलब धार्मिक, देखिए प्रचार करने से यहाँ एक चीज समझ लीजिए, प्रचार करना तो है, लेकिन प्रचार ऐसा नहीं करना है कि दूसरे का धर्म परिवर्तन करवा देना। नहीं, धर्म परिवर्तन करवाओगे वो लीगल एक्शन ले लेंगे आप पे। तो धर्म परिवर्तन नहीं करना, प्रचार करना है, ठीक है। प्रचार करने से यह समझना है कि धर्म परिवर्तन नहीं करना, ठीक है, अपने धर्म को थोड़ा बहुत प्रचार कर दिया आपने, उस धार्मिक सभाएं कर ली, धार्मिक प्रबंध कर लिया, कुछ भी अपने धार्मिक संस्थानों में, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, वहां पे कोई भी फंक्शन क्रिएट कर दिया अपने ही कह सकते हैं सोसाइटी के लोगों के साथ, वो प्रचार होता है। दूसरे में ऐसा प्रचार नहीं करना कि दूसरे के रिलीजियंस को हम बिल्कुल डाउन करके अपने रिलीजियंस को अप करने, मतलब दूसरे के रिलीजियंस को बिल्कुल ये कहें कि आपके का धर्म कोई धर्म ही नहीं है और हमारा रिलीजियन ही सबसे ऊपर है और आप भी हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं करना, ये कानूनन गलत माना जाएगा, इस पर लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब ये 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाएगी, और उसकी आप संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए, और धर्म से संबंधित आप वर्क भी कर सकेंगे। लेकिन धर्म से संबंधित वर्क करते टाइम यह भी देखा जाएगा कि वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन ना करें। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में चले गए और दिन भर आरतियां हो रही हैं, दिन भर मंदिर की कह सकते हैं घंटियां आप बजा रहे हैं और आसपास के सोसाइटी के लोग परेशान हो रहे हैं, या मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही हैं, इससे सोसाइटी के लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन दे चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे यह देखा जाएगा कि दूसरे के पीस खराब ना होने चाहिए, दूसरे के फ्रीडम का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर से घंटों की आवाज आ रही है और मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, पास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बीमार है, वो परेशान हो रहा है, किसी की एग्जाम चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको रोका जा सकता है।
वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे धर्म को मानने की स्वतंत्र नहीं, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, अंतरात्मा से आप मानिए, प्रचार भी करिए, स्टेब्लिश भी करिए, लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप बिल्कुल इसके अलावा अगर कोई आपको रोक रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अदरवाइज यहाँ पे भी ये समझने वाली चीज है कि फंडामेंटल राइट्स का फिर वायलेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 26 है कि आप अपने धर्म से संबंधित संस्था स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके संबंधित काम भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया में तो अलग अलग कह सकते हैं रिलीजियंस हैं, तो इन सबके कह सकते हैं प्रॉपर कह सकते हैं सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही ये सब कह सकते हैं आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 27 क्या बोल रहा है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए, धर्म के नाम पर आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रोग्रेस करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपसे धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। आप फ्री हैं, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो मत दें। आपको कोई दबाव नहीं बनाएगा कि आपको प्रॉपर किसी एक रिलीजियंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा देना है, आपको टैक्स देना है, बाध्य नहीं करेगा। ये है तो फ्रीडम। तो ये समझ गए होंगे कि धर्म के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं ले सकता या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा करना है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। देखिए, देना नहीं देना आपके ऊपर है, और अगर नहीं दे रहे तो भी ठीक, देना है तो भी ठीक, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो आर्टिकल 27 का वायलेशन हो जाएगा, आप कह सकते हैं। फिर फ्रीडम टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 28 क्या कह रहा है कि एजुकेशन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कुछ एजुकेशन संस्थानों को छोड़कर। अब वो एजुकेशन कुछ संस्थान क्या होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन एजुकेशन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये समझने की जरूरत है। धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 28 का, लेकिन यह ये समझना है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आर्टिकल 28 का। लेकिन एजुकेशन संस्था, स्कूल कॉलेजों में अक्सर थोड़े बहुत धर्म से रिलेटेड कल्चरल प्रोग्राम हो जाते हैं, तो वो मायने रखेंगे। भाई, धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां हो जाती हैं, लोग कुछ धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं नाटक कर देते हैं, या कुछ भी मंच पे कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो कल्चरल प्रोग्राम में आ जाएगा, वो सांस्कृतिक प्रोग्रामों में आएगा। वो साल भर में एक आध दो बार होते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि रोज आपको धर्म से रिलेटेड कोई स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है, तो वो मायने रखेगी, यहाँ ये समझना। और दूसरी बात यह है कि कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी एजुकेशन सेक्टर अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में, किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको इस कह सकते हैं कह सकते हैं धर्म, इस प्रोग्राम में आपको आना ही है या इन्वॉल्वमेंट होना है अपने स्टूडेंटों को। आपकी मर्जी, आप उस धार्मिक अनुष्ठान में या जो भी धर्म से रिलेटेड काम चल रहा है वहां पे आना चाहते तो आइए, और नहीं आना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो कोई भी एजुकेशन जो सेक्टर होगा वो अपने विद्यार्थियों को किसी भी धर्म से रिलेटेड प्रोग्राम में भाग लेने के लिए या कोई उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप चले जाइए वहां से, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर जोर जबरदस्ती हो रही है तो आर्टिकल 28 का वायलेशन हो रहा है, तो ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट आ गए हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये है। तो देखिए, अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हमारे इंडिया में कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जिनकी मैंने पहले भी बताया था आपको, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती है। तो अल्पसंख्यक वो, तो उन लोगों को अपना कल्चर, उन लोगों को अपनी एजुकेशन संस्थान स्टेब्लिश करने का पूरी तरीके से यहाँ पे राइट्स दिया गया है कि वो लोग जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक, अपने एजुकेशन संस्थान, अल्पसंख्यक आप कह सकते हैं जो कल्चर है उसको बदलिए, पूरी तरीके से अपने एजुकेशन संस्थान स्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ ये है। तो इसमें फर्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को सेफ रखने के लिए, अपनी कास्ट को बचाने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति को बचाने रखने के लिए अपने कह सकते हैं एक तो सेक्टर स्टेब्लिश भी कर सकते हैं और अपनी कह सकते हैं प्रोटेक्शन करने
करने का भी उनको पूरी तरीके से राइट्स दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को आर्टिकल 29 में अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपना जो ट्रेडिशन, धर्म, जाति, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। उन पर कोई दूसरा थोप नहीं सकता है, मेजोरिटी वाला पर्सन उन पर अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर थोप नहीं सकता है, अदरवाइज उनके आर्टिकल 29 का वायलेशन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये है कि वो भी अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी लिपि, जो भी है उनकी लिपि मतलब कह सकते हैं, जो भी वो लिखते हैं उसको बचाए रखने का राइट्स है। और इसी में 29 है, अगर उन पर कोई जोर जबरदस्ती होती है या गवर्नमेंट ही कोई जोर जबरदस्ती करती है, गवर्नमेंट ही कोई ऐसा कानून बना देती है कि जिससे उनके कल्चर, लैंग्वेज पूरी तरीके से वायलेट होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है कि वो अपने कह सकते हैं एजुकेशन संस्थान भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें वो अपने लोगों को अपने हिसाब से एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन वहां पे भी देखिए धर्म वगैरह से रिलेटेड एजुकेशन नहीं देना सकते, बस अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं और सरकार वहां पे भी पैसा देगी उन शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए। उन एजुकेशन सेक्टरों के लिए सरकार को पैसा भी देना पड़ेगा, जैसे अलग अलग एजुकेशन सेक्टरों में गवर्नमेंट पैसा देती है, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कहकर मना नहीं कर सकती कि आप तो माइनॉरिटीज हो, ये कंट्री तो मेजोरिटीज वालों की है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 30 है, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती उनको एस्टेब्लिश करने का राइट से, लेकिन वहां पे भी धर्म वगैरह से रिलेटेड एजुकेशन नहीं देना है, ठीक है ना। वो अपनी भाषा, लिपि, लैंग्वेज को बचाए रखने के लिए अपने एजुकेशन सेक्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको गवर्नमेंट को फंड देना पड़ेगा, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। ऐसा करती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 30 है ये। और हम भी किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती माइनॉरिटीज पे नहीं कर सकते कि आपको हमारा कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको हमारा ट्रेडिशन मानना पड़ेगा या आपको हमारे अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। अदरवाइज वही हो जाएगा, आर्टिकल 28 और 29 में हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर ही ब्लेम लग जाएगा कि हमने उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करा। और इंडिया में सभी के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया, कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट 6th जो राइट्स हमारा पहले था आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी का था। ये राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 बाय द 44 अमेंडमेंट इन 1978। देखिए ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, आर्टिकल 31 में पहले था, लेकिन 44वां अमेंडमेंट जो लगा था 1978 में, इसमें इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। इसमें इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये ओनली हमारा एक कानूनी अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मतलब पहले यह था कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी प्रॉपर्टी को हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अब यह पूरी तरीके से हमारा सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। मतलब अगर सरकार चाहे तो कानून बनाकर हमारी प्रॉपर्टी को हमसे ले सकती है, लेकिन उसके लिए भी सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं ले सकती। यानी कि अब ये जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यही हमारा 6th फंडामेंटल राइट्स था, इसको हटा दिया गया है। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है 44 अमेंडमेंट 1978। अब ये ओनली सिर्फ हमारा कानूनी अधिकार है, यानी कानून में चेंजेस करके हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं हो सकता है और इतना इजी नहीं होगा कि कानून बना के गवर्नमेंट ले ले। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल लास्ट चल रहा है आर्टिकल 32। अब देखिए भीमराव अंबेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, इनको संविधान की आत्मा कहा है। देखिए इस चीज को आप समझना है कि ऊपर जितने भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फंडामेंटल राइट्सों का वायलेशन हो रहा है गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून से, गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम से, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन से, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर किसी को भी यह लग रहा है कि सरकार के किसी फैसले से, किसी डिसीजन से उसका या दूसरे के मौलिक अधिकार का, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स बाधित हो रहे हैं या रुक रहे हैं या उनका वायलेशन हो रहा है, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाइए आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के थ्रू। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा गवर्नमेंट के डिसीजन पे। लेकिन यहां एक चीज समझना है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट दायर करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट दायर करता है। हम सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं? जब ओनली गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, गवर्नमेंट के किसी लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये समझना है।
और हाई कोर्ट में कब जाएंगे? हाई कोर्ट में आपको जाने की परमिशन तब होती है कि गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो कर ही रही है, साथ में दूसरे सेक्टर, दूसरा पर्सन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। उसके लिए हमको फिर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रिट दायर करनी पड़ेगी। यहां ये चीज समझना है, सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ ओनली फंडामेंटल कह सकते हैं, हमारे राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, जाके ओनली फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट्स की डिमांड तो कर सकते हैं, इसके साथ दूसरे कानूनी अधिकारों की भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई दूसरे भी बहुत से कानूनी अधिकार होते हैं जो मेरे छीन लिए गए, उनको भी मुझे दे दीजिए। वो हम डिमांड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तब जाएंगे जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट के किसी वर्ग से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और दूसरे फंडामेंटल राइट्स से छीने जा रहे हैं, आपके दूसरे भी कह सकते हैं कानूनी अधिकार लिए जा रहे हैं, या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेक्टर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट दायर करें। और ज्यादा से ज्यादा मामलों में हाई कोर्ट में रिट दायर होती है। तो यहां ये समझना, अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ये जो है 5 तरह की रिट दायर करता है। तो ये 5 तरह की रिट क्या होती हैं? देखिए, फर्स्ट होती है हेबियस कॉर्पस, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं रिट कह सकते हैं निकालते हैं, और हाई कोर्ट भी इस तरह की रिट निकाला जाता है, प्रदान की जाती है। इसमें क्या है? फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहेंगे। ये क्या है? मान लीजिए आप को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, आपने कुछ नहीं किया है और मनमाने तरीके से पुलिस अरेस्ट करके आपको लेके चली गई है। तो अब आप क्या करेंगे? पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, मनमाने तरीके से अरेस्ट कर लिया है, आपको बंदी बना लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपके लॉयर को, देखिए आपको पता होना चाहिए, आप अपने लॉयर को क्या कहेंगे कि हेबियस कॉर्पस रिट दायर करवाओ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका लॉयर क्या करेगा? इसके लिए या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी एक रिट दायर करेगा कि मेरे पर्सन को, मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती पुलिस ने अरेस्ट करा है। तो जब ये हेबियस कॉर्पस के रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप दायर करेंगे अपने लॉयर के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस ऑफिसर को एक कह सकते ऑर्डर देगा, और ये ऑर्डर देगा, उसमें ये लिखा रहेगा ऑर्डर में कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको इस समय के अंदर और इस टाइम पे कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि हम ये डिसाइड करें कि उसको किस लिए आपने अरेस्ट किया है और आगे उसको जेल में रखना है या नहीं। तो हेबियस कॉर्पस कब दायर करेंगे? जब आपको इलीगल तरीके से कोई अरेस्ट करके लेके चला जाता है, और यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तब आप करेंगे। तो ये हेबियस कॉर्पस रिट अपने लॉयर के थ्रू आप जारी करवाइए न्यायालय में, और कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को ये कह सकते हैं ऑर्डर देगा कि जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसको इस डेट को और इस समय में कह सकते हैं कोर्ट में ले आओ, और आगे उस पर कोर्ट में फैसला होगा कि उसको रखना है या नहीं। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कोई ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट खुद मान लीजिए अपना वर्क ठीक से नहीं करती है, और मान लीजिए आपने गवर्नमेंट उसका वर्क ठीक से नहीं कर रही है, या कोई ऑफिसर उनका वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, और उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर करवाइए कि ये ऑफिसर अपने कह सकते हैं ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर रहा है और इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या गवर्नमेंट खुद ठीक तरह से काम नहीं कर रही है और इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या तो उस ऑफिसर को या उस गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी करेंगे, और ये पूछा जाएगा कि आप अपने कह सकते हैं ड्यूटी ठीक तरह से क्यों नहीं करना है, इसका हमको कारण बताइए, और आगे अगर आप ड्यूटी अपनी ठीक तरह से नहीं करेंगे तो आप पे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस तरह का ऑर्डर मैंडेमस में दिया जाता है। ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध लेख। ये जो है देखिए, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको एक रिट दायर करवाते हैं। ठीक है, मान फॉर एग्जांपल कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट जब कह सकते हैं किसी ऐसे मामले की कह सकते हैं कार्यवाही करने लगते हैं। यहाँ एक चीज समझना है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये दो सबसे बड़े कोर्ट होते हैं, तो और इनके नीचे होते हैं लोअर कोर्ट। तो कभी कभी क्या होता है, लोअर कोर्ट किसी ऐसे मामले की सुनवाई अपने यहाँ पे करने लगते हैं जिनकी सुनवाई करने का उनको अधिकार नहीं होता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई केस है जो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है, हियरिंग हो सकती है, लेकिन लोअर कोर्ट उसकी सुनवाई अपने यहाँ पे करने लगते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर इनको एक रिट दायर करवाते हैं, रिट दायर करते हैं, इनको एक ऑर्डर देते हैं जिसमें लोअर कोर्टों को यह ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस मुकदमे की सुनवाई अपने यहाँ पर ना करें क्योंकि यह मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्टों को कह सकते हैं एक ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट है ऑ वारंटो। ऑ वारंटो का मतलब यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्टों को यह ऑर्डर देते हैं कि आपके यहां पे जितने भी मुकदमे अभी पड़े हुए हैं, मतलब जो लंबित मुकदमे जिन पे अभी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो उनमें को आप हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दें ताकि हम जल्द से जल्द उन मुकदमों को हम उनमें सुनवाई कर सकें। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स होता है किसका, ये गवर्नमेंट का एक फंडामेंटल राइट्स है और आपका भी फंडामेंटल राइट्स है कि आप भी इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं कि कोई ऑफिसर अपने ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाएं, या कोई लोअर कोर्ट आपको लग रहा है कि कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर दें। ऑ वारंटो में यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्टों में बहुत सारे मुकदमे पड़े हुए हैं, मेरा केस भी है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट फिर लोअर कोर्ट को यह ऑर्डर देता है कि आप अपने यहाँ के जो मुकदमे पड़े हुए हैं जिस भी पर्सन का वो हमारे यहाँ पे दे दे तो हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर सकें। ये ध्यान से सुनना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्टों को ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो केस पड़े हुए हैं जिन पे सुनवाई नहीं हो रही वो हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन पता कैसे चलेगा, कंप्लेंट आपको करनी पड़ेगी उनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट होता है सर्शियरी। इसका मतलब होता है हिंदी अधिकार प्रक्षलेख। ये क्या होता है, जब मान लीजिए कोई एक पर्सन है या कोई भी एक अधिकारी है वो कोई ऐसे काम करने लगता है जिसका उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होता। आप मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कोई एक ऑफिसर है, कोई नॉर्मल ऑफिसर है और वो कुछ ऐसा काम करने लगा है जिसका उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही नहीं है। कोई नॉर्मल पर्सन, कोई कलेक्टर एसपी का तो काम कर नहीं सकता, और मान लो अपने अधिकार से बाहर काम करने लगता है जिसका उसको अधिकार ही नहीं है, तो आप इसकी एक कंप्लेंट करें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो आपको आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करेंगे और हाई कोर्ट में करेंगे तो 226 के अकॉर्डिंग करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो हाई कोर्ट में करें आप कि भैया ये पर्सन या ये ऑफिसर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है जिसका इसको अधिकार नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट उस ऑफिसर को एक ऑर्डर देगा और उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं या आपको किसने ये काम करने का अधिकार दिया। और जब तक वो ऑफिसर हाई कोर्ट को कह सकते हैं को सेटिस्फाइड आंसर नहीं देगा तब तक हाई कोर्ट उसको कह सकते हैं वो काम करने की परमिशन नहीं देगा। यही होता है सर्शियरी, जिसमें आप कंप्लेंट करेंगे हाई कोर्ट में कि वो पर्सन अपने अधिकार के बाहर काम कर रहा है। ऑफिसर, आपको लग रहा है कि कोई ऑफिसर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है, कोई ऐसा निर्णय दे रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है जिसका उसको कानूनी अधिकार नहीं है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट एक ऑर्डर उनको देगा और जिसमें पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हैं। तो ये 5 तरह के रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देते हैं। अब देखिए फाइनली हमको ये समझना है कि ये फंडामेंटल राइट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन में तो आपके नहीं लिए जा सकते, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में लिए जा सकते हैं, इसमें यह है कि आर्टिकल इसमें दिया हुआ है कि किस कंडीशन में लिए जा सकते हैं, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 नोट डाउन करना। आर्टिकल 352 और 356 में यह होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 जब स्टेट में इमरजेंसी होती है और आर्टिकल 356 जब पूरे देश में इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी कब होगी, जैसे हमारे किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, देश के अंदर सिविल वॉर हो गया, कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई है, इस तरह की कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन या उसको डीएक्टिवेट कर देती है गवर्नमेंट थोड़े समय के लिए। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21 आपका जो है सम्मान के साथ जीना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो बिल्कुल चालू रहेगा, उसका वायलेशन नहीं होगा। इमरजेंसी की कंडीशन में भी आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा। आपके सारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है गवर्नमेंट इमरजेंसी की कंडीशन में, लेकिन आर्टिकल 21 नहीं छीन सकती है। यहां ये है, तो ये चीज समझना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इमरजेंसी की कंडीशन फिर क्या होगा, जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे कुछ सिविल वॉर चल रहा है, कोई कम्युनल राइट्स हो गए, दंगे फसाद हो गए, जैसे अभी हम देखें कोरोना के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स कहीं से कहीं तक उनको लिमिटेड कर दिया था। अब आप उस वक्त ये नहीं कह सकते थे कि मेरे को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने आप ही लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की नेशनलिटी के लिए, एकता, अखंडता और सॉवरनिटी के लिए अगर आपको रोक रहे हैं तो वहां आपके फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट लिमिटेड कर सकती है, अदरवाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन में लिमिटेड नहीं कर सकती। ये है, तो आर्टिकल 352 और 356 गवर्नमेंट को, उसमें भी प्रेसिडेंट को पावर देते हैं कि आपके कुछ इमरजेंसी की कंडीशनों में, हालांकि वो इमरजेंसी की कंडीशन ज्यादा समय तक नहीं रहती है, और इमरजेंसी में ही, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो हो ही नहीं सकते हैं, इन फंडामेंटल राइट्स का
लिमिटेड कर देगी, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देगी थोड़े समय के लिए। और इसमें भी याद रखना आर्टिकल 21 डीएक्टिवेट नहीं होगा, वो हमेशा चालू रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।